बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है चेंज की, तब्दीली की। वैसे तो लोग तब्दीली की बहुत बात करते हैं कि चेंज की बहुत ज़रूरत है और हमारे मुल्क में जब तक चेंजेस नहीं आएंगे तब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में कितना चेंज लेके आते हैं? व्यूअर्स, चेंज ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी जुज़ है। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको अक्सर हम लोग इग्नोर भी कर देते हैं। मसला ये है कि देखिए व्यूअर्स, कोई भी चीज़ अगर आप कंटिन्यूअसली एक ही तरह से करते जाएंगे और करते चले जाएंगे तो उस चीज़ में एक तो पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाएगी और उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक्सरसाइज को अगर हम ले लें, अभी मैं आपके साथ फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ जो ट्रेनर्स, एक्सरसाइज, किसी का भी हेल्थ एंड फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ताल्लुक़ हो तो वो आपको यही बात बताएंगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वही एक्सरसाइज जब हम बार बार करते जाते हैं, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, चाहे आप कितनी भी हार्डकोर एक्सरसाइज क्यों ना कर रहे हो, उसका असर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जिस्म को उसकी आदत पड़ जाती है। कोई भी चीज़ कंटिन्यूअसली आप करते चले जाएं, चाहे हल्का हल्का जहर भी अपने सिस्टम में आप डालना शुरू कर दें, थोड़ा करके, तब भी आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ जाएगी। सो नेगेटिव या पॉजिटिव चीज़ कंटिन्यूअसली एग्जैक्टली द सेम वे करते रहेंगे तो उसका आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ज़िंदगी में चेंज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आप हर बार एक ही सब्जेक्ट एक ही तरीके से कंटिन्यूअसली पढ़ते जाएंगे तो आपको उसी सब्जेक्ट की सिर्फ नॉलेज होगी, आपकी माइंड और आपका ब्रेन मज़ीद एक्सपैंड नहीं करेगा। हम क्यों जनरल नॉलेज की हमेशा बात करते हैं? एक शो है अज़्म अली शान, वो मैं होस्ट करती हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए। हमारा एक बड़ा मज़े का वो प्रोग्राम है, उसमें भी कंटिन्यूअसली चेंज है, टीम्स भी चेंज हैं, सवाल भी चेंज हैं, नॉलेज में इजाफा है। उसमें हम जनरल नॉलेज की बातें करते हैं। क्यों? बिकॉज जनरल नॉलेज और जनरल इन्फॉर्मेशन बिसाइड्स वो टिपिकल चीज़ें जो हमने पढ़ी हुई हैं या सीखी हुई हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के माइंड और ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरी एक जानने वाली हैं, वो उससे ना शुरू में अपने करियर के, अपनी फील्ड के बड़े अपने काम को चेंज किया। कभी एक जॉब की, फिर 2-3 साल बाद उसने फिर जॉब चेंज की, फिर किसी और जॉब को किया। कुछ देर उसने चैनल में काम किया, कुछ देर उसने फिर पीआर में काम किया, फिर कुछ देर वो मार्केटिंग की फील्ड में गई, फिर वो थोड़ी सी होस्टिंग की तरफ आ गई। इवेंचुअली उसने न्यूज़ कास्टिंग यानी कि न्यूज़ की होस्टिंग करनी शुरू कर दी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम इतना घूमी, तुम इतना फिरी, तुमने ये भी किया, तुमने वो भी किया, ये क्या था? उसने मुझे एक ही बात कही, उसने कहा यार जुगन, मैंने वो सारी चीज़ें डिफरेंट ट्राई की जो मुझे लगा जिनमें मुझे शायद इंटरेस्ट हो या शायद मुझे समझ आ जाए कि मेरा पैशन क्या है। और जब मुझे समझ आ गया कि मुझे होस्टिंग बहुत पसंद है और न्यूज़ कास्टिंग बहुत पसंद है तो मैंने फिर उसको सिलेक्ट कर लिया एज़ माई करियर चॉइस। तो मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि उसने ऑन ग्राउंड जाके चीज़ें डिफरेंट ट्राई की, डिफरेंट किस्म की चीज़ों को चेंज कर के ट्राई किया और इवेंचुअली जो चीज़ उसको अपने हिसाब, अपने मिजाज के हिसाब से लगी, उसने उस चीज़ के साथ कंटिन्यू किया। तो व्यूअर्स, इसी तरह तो हमारा पैशन भी हमारा प्रोफेशन बनता है जब हम डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते हैं। जब हम एक डब्बे में अपने आप को स्टक कर लेते हैं ना और कहते हैं बस यही है और यही चीज़ है, तो इंसान बोर हो जाता है। हम डिफरेंट हॉबीज़ क्यों ट्राई करते हैं? कभी कभी लोग स्टैम्प कलेक्टिंग करते हैं, कुछ लोग कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट ममालिक की करेंसीज़ को कलेक्ट करते हैं। वेरियस पीपल कलेक्ट वेरियस थिंग्स। कुछ लोग स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। वाई? अपने करियर और अपने काम और अपनी पढ़ाई से हट के क्यों लोग ये चीज़ें करते हैं? क्योंकि अगर इंसान ने ग्रो करना है, माइंड ने ग्रो करना है, बॉडी ने ग्रो करना है, हमने अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए तब्दीली और चेंज बहुत ज़रूरी है। और वो चेंज आपको अपनी ज़ात के अंदर से लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर गुस्सा किसी का तेज़ है, मैं अक्सर बात करती हूँ कि आई हैव अ वेरी वो जो कहते हैं ना, ज़रा मेरा सख्त मिजाज इस मामले में है कि गुस्सा मुझे चढ़ता है और बहुत तेज़ चढ़ जाता है। तो यार, अगर गुस्सा आपका तेज़ है तो उस चीज़ को चेंज करें। ये चेंजेस तो हम खुद ही लेके आएंगे ना व्यूअर्स, कोई आसमान से उतर के तो नहीं चेंज करेगा हमें। और बात यह कि हर इंसान की आदत में, मिजाज में, फितरत में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अच्छी नहीं होती। उनको जब हम चेंज करते हैं तो तभी हम एक ज़्यादा पॉजिटिव, एक ज़्यादा आसान, एक ज़्यादा अच्छा इंसान बनते हैं। सो व्यूअर्स, चेंज, तब्दीली बहुत अहम है। ज़िंदगी में कॉन्स्टेंटली चेंज लेके आना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। खाने में भी अगर वही 4-6 चीज़ें खाते चले जाएंगे तो आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स नहीं पूरी होंगी।
सो चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट। हर रोज़ वही हांडी चाहे कितने भी मज़े की हो। अब जिस तरह निहारी मुझे बहुत पसंद है, अभी किचन की तरफ बढ़ेंगे तो चले किचन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मुझे निहारी बड़ी पसंद है, लेकिन अगर हर रोज़ दिन में 10 दफ़ा निहारी बनेगी या हर रोज़ दिन में 3 टाइम निहारी ही मिलेगी, तो चाहे कितनी भी मैं निहारी को एंजॉय करूं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते के बाद आई विल गेट बोर्ड। ये ह्यूमन नेचर है। सो चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट। और जब हमने वो पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में लेके आने हैं, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना, चीज़ों को ट्राई करना इम्पॉर्टेंट है। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे सबसे मुश्किल काम होता है घर में। जो शेफ़ होते हैं या जो होम मेकर होते हैं कि उन्होंने हांडियाँ तैयार करनी होती है और हर बार कुछ डिफरेंट, कुछ चेंज के साथ, कुछ ऐसा कि गेस्ट घर आए तो वो ये ना कहें कि हाय हर रोज़ वही चीज़ बनती है, और घर वाले भी जब खाना खाएं तो ये ना कहे कि यार कोई वैरायटी नहीं बनाती अम्मी, या कोई घर में डिफरेंट चीज़ ही नहीं बनती। शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो हम आज बात हो रही है चेंज की। आपकी नज़र में बीइंग अ शेफ़, बीइंग अ होम मेकर ऑल्सो, चेंज कितना इम्पोर्टेंट है, इवन वर्किंग लेडी? बिल्कुल। चेंज एक फ्रेज हम सुनते थे, चेंज इज़ ऑलवेज गुड, बट तब तो समझ नहीं आता था। बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और आप लाइफ में जब डिफरेंट डिसीजंस लेने आपको पड़ते हैं, तो तब आपको समझ आता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ कि एक एज ए होम मेकर ठीक है, अच्छा खाना बना लिया कर लिया, मगर ऑब्वियसली उस कंफर्ट जोन से निकल के विद किड्स एंड एवरीथिंग एक प्रॉपर अपनी जो है वो स्कूलिंग ली, अपनी प्रॉपर डिग्री ली, अपनी प्रॉपर सर्टिफिकेशन ली, फिर फील्ड में निकले, रेस्टोरेंट्स में काम किया, एंटरप्रेन्योरशिप की, जॉब्स की डिफरेंट, एंड देन उसके बाद किया नहीं अब अपना करना है, वो करके मतलब डिफरेंट आप हर डोमेन में काम करके एक्सपीरियंसेस लेके, एंड देन ये है कि अब आपको अपने साथ साथ जो भी चीज़ सूट कर रही है अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, तो अगर आप उसी चीज़ में सोचते हैं कि नहीं यार एक 9 to 5 की जॉब है, अच्छा है, बस ठीक है जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो कभी भी आप उसमें ग्रोथ नहीं होती है। आपको चेंज चाहिए होता है, आप चेंज करते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखते हैं, आप ऑब्वियसली रिस्क है, सब कुछ है, बट ठीक है आप करते हैं, सीखते हैं, यू फेल एंड देन यू लर्न। उसके साथ साथ अब जैसे लाइव शोज़ में आना करना, लोग सुनते हैं अक्सर आपको कहेंगे कि आप लाइव कैसे कर लेते हैं, मतलब मुश्किल नहीं होती, बड़ा प्रेशर होगा, मतलब वो ऑब्वियसली होता है, ये नहीं कि नहीं होता, बट जाहिर है कि ये एक चैलेंजिंग चीज़ है। आप आते हैं, आप फर्स्ट टाइम करते हैं, बट बाय द टाइम आप उस चीज़ में प्रो हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये कि आपको ये भी समझ आ जाता है ना व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। बिल्कुल, जब तक आप चीज़ ट्राई नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। अब बहुत से लोग कहते हैं भाई खाने पीने में भी बच्चों को हम अक्सर कहते हैं कि ट्राई तो कर लो जी। आपको पता है कि इवन हमारी ज़बान एक दफ़ा ट्राई करने में किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आती, 2 4 5 दफ़ा आप जब ट्राई करते हैं टेस्ट डेवलप होता है, टेस्ट डेवलप होता है आपका। बिल्कुल। सो स्लोली नई चीज़ें, नए चेंजेस, ये चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे ना हम नहीं ग्रो करेंगे एज अ पर्सन, वरना हम एक डिब्बे में फंसे रहेंगे। बिल्कुल, वही जैसे आपने किचन की भी बात की कि मेन्यू है, अब जैसे अपने वीक का मेन्यू घर का भी बनाना है, तो अब सबका ही होगा, उसमें बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ भी है, तो ऐसा मेन्यू हो कि थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाए और सबकी जो है वो नीड्स भी फुलफिल हो जाएँ। उसमें अब हम लोग एक ही कुजीन में अगर लगे रहें कि सिर्फ देसी करना है या सिर्फ हमने अब चाइनीज़ करेंगे बच्चों को जैसे वो पसंद, तो वो उससे ऑब्वियसली हम भी फेड अप हो जाएंगे। पूरा टाइम 3 टाइम या 2 दिन या 3 दिन 4 दिन हम लगातार एक ही चीज़, एक ही मेन्यू नहीं लेके चल सकते। बिल्कुल। तो चेंज हमेशा ही बिल्कुल एक अच्छी चीज़ हमारी चेंज एक वेलकम चीज़ होती है, वही वाली चीज़ कि चेंज को एक बुरी चीज़ की तरह ना देखें। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की है कि बच्चे बड़ी जल्दी चेंज के लिए तैयार हो जाते हैं, इवन यंग लोग हो जाते हैं। एक सर्टन एज आती है 35-40 के बाद के लोग बड़े ढीठ हो जाते हैं कि ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, ऐसे भी नहीं करना, वैसे भी नहीं करना, नहीं ये चीज़ ठीक नहीं। वही चीज़ें जो आपको बड़े मज़े के एडवेंचर्स लगते थे, एक एज पे आके इंसान ज़रा फंस जाता है, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। लेकिन उसी कंफर्ट जोन से निकलना ही तो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। अब जैसे किचन में आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं। अब देखें, हमें आदत है कि हम हमेशा जाके मार्केट से बने बनाए फ्रोज़न लेते हैं, बट व्यूअर्स क्यों हम बने बनाए फ्रोज़न लेते हैं? आपने घर पे एक दफ़ा ट्राई किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा करेंगे, आपको वो अपने हिसाब, अपने जायके के हिसाब से मिल जाएंगे। अब मेरी एक दोस्त है, उसके घर में बड़े मज़े के स्प्रिंग रोल्स बनते हैं। वो स्प्रिंग रोल्स बनाती है मशरूम्स, स्प्रिंग अनियन और लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन करके, उसके बाद उसके अंदर चीज़ डाल, उसको ठंडा करके मादा उसके अंदर चीज़ डाल दी, और इस तरह के चीज़ एंड मशरूम के उसके घर में स्प्रिंग रोल्स बनते हैं। अब वो बच्चों को पसंद है, वो बड़े मज़े के पिज़्ज़ा टाइप
फिल टाइप चीज़ बन जाती है। उसी के अंदर अब आप अगर मशरूम्स और चीज़ और चिकन की कॉम्बिनेशन डाल देते हैं स्प्रिंग अनियंस के साथ और लहसन के साथ, तो बड़े मज़े की एक कॉम्बिनेशन बन जाती है। आपने सारा मिक्स बना दिया, सिर्फ चीज़ नहीं आपने तो उसके अंदर डाली, एंड में जब ठंडा हो जाएगा आपका वो मिक्स चिकन समेत, उसके अंदर आपने चीज़ डाली, उसके स्प्रिंग रोल बनाए। जब आपने स्प्रिंग रोल क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड होगा, फ्राई करेंगे तो वो तो फिलिंग तो आप कोई भी बना सकते हैं। और वो जो चाइनीज़ी टाइप स्प्रिंग रोल्स हैं, हम मार्केट से 6 इतने महंगे खरीदते हैं, 6 या 12 का जो सेट होता है, उतने में आप आराम से 24-30 बना लेते हैं। बहुत बहुत जितने में आप 6 का पैकेट खरीदते हैं उतने में आप आराम से 24 बना बिल्कुल लेते इस तरह ही है। सो घर पे बनाएं, उनको फ्रीज कर लें, आपकी यूज़ की चीज़ है, लॉन्ग टर्म चलते हैं आपके। और फिर वही बात कि हाइजीन आपको पता है कि आपने खुद बनाया है, हाइजीन भाई हमारे घर में तो एक दिन होता है जब हम लोग स्प्रिंग रोल, शामी कबाब और समोसे बना लेते हैं। बिल्कुल। और फिर वो दिन आप एक वो फिर आपका आराम से 2-3 हफ्ते आराम से आपके निकल गए, वो खत्म हो रहे हुए, आपने अगला लॉट बना लिया, आपकी अगली चीज़ तैयार हो गई। गेस्ट घर में आ गए, एकदम से स्प्रिंग रोल फ्राई कर लिए, साथ शामी दे दिए, कोई एक बिस्किट दे दिए, आपकी चाय तैयार, चाय रेडी हो गई। ऐसे बिल्कुल बहुत। और कोई इतना टाइम भी नहीं लगता, देखो, बहुत ही कोई आई अंडरस्टैंड कि कन्वीनियंस हो गई है, अब हम मार्केट से चीज़ें खरीद लेते हैं और रेडीमेड उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट्स ग्रेट। लेकिन द फैक्ट इज़ वही चीज़ें अगर आप घर पे रेडी करके फ्रीज कर सकते हैं तो रेडीमेड से बेहतर ऑप्शन, फाइनेंशियली भी बेहतर, एंड एक चेंज, एक डिफरेंट चीज़। बिल्कुल नो डाउट। सो रेसिपी की तरफ जी, स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हम बना रहे हैं। इसके लिए ऑयल हम ले लेंगे, फ्राइंग के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा, ये आप तकरीबन इसमें ले लेंगे। और दूसरा जो हम लोग इसके लिए फिलिंग बनाने के लिए लेंगे वो 4 खाने के चम्मच हमने ऑयल लेंगे। उसके साथ मुर्गी का गोश्त है, इसको हमने बॉईल कर लेना है। 1.5 कप ये श्रेडेड होगा। गाजर ले लेंगे 1.5 कप, बंद गोभी ली है 1.5 कप, शिमला मिर्च है 1.5 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच है, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच है, हरा प्याज है 1 कप, मैदा 3 से 4 खाने के चम्मच, पानी हस्बे ज़रूरत है इनका जो हम पेस्ट बनाएंगे उसके लिए। और जो रोल के लिए शीट्स होती हैं वो हम ले लेंगे 12-15, और तेल हमारा फ्राइंग के लिए। अभी इसका मैं आपको मेथड ब्रीफ कर देती हूँ, बहुत इजी और क्विक है। ऑयल आपने 2-3 टेबलस्पून ऐड कर लेना है पैन में, एंड देन उसके अंदर आपने जो श्रेडेड चिकन है वो ऐड कर देंगे। उसके साथ आप इसके अंदर 1 बाय 1 वेजिटेबल्स ऐड कर दें। कैरेट्स थोड़ा पहले डाल देंगे, बंद गोभी डाल देंगे थोड़ी सी, वो बहुत ज़्यादा हमने उनको कुक नहीं करना, उनका क्रंच रहना चाहिए ताकि वो हम जब फ्राइंग करें तो वो बहुत एक अच्छा फ्लेवर आता है उसके अंदर। जब जो सॉसेज हैं वो ऐड कर देंगे, जस्ट 10 मिनट्स उसको हम लोग कुक करेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको सौते ऑलमोस्ट हमने करना है। और सॉसेज ऐड कर दिए। इस जो हमारा मटीरियल है इसको हमने ठंडा कर लेना है। जैसे अभी आपको मेंशन किया, आप चाहें तो इसमें आप स्वीट कॉर्न्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आपको घर में प्रेफरेंस हो आप वो ऐड कर लें। और उसके बाद इसको आप ठंडा कर लें। चीज़ भी ऑप्शनल है, जब आप इनको रोल करेंगे अपनी पसंद से जो भी शेप बनाएं उसके लिए आप उसके अंदर चाहें तो चीज़ ऐड कर दें, ना चाहें तो आप उसको एज इट इज़ मैदे का ये बैटर बना लेंगे पानी के साथ पतला सा, और उसके साथ हम इसको रोल कर देंगे। जितना आपने फ्रीज़ करना है आप एक एयर टाइट बॉक्स में डालें, उनको अच्छे से सेपरेटली रख के उनको फ्रीज़ कर दें। जब वो फ्रीज़ हो जाए आप उनको जिप लॉक में डाल के आराम से 2 to 3 वीक्स इनके साथ हम कर सकते हैं। और उसके साथ आप जब चाहें निकालें, फ्राई करें और सर्व करें। और वही चीज़ है ना, अगेन इसी तरह आपने जिस तरह स्प्रिंग रोल तैयार किए, मतलब कीमे के आप समोसे भी तैयार कर सकते हैं, इसी मिक्स के साथ आप समोसा स्टाइल भी बना सकते हैं। आई मीन इट्स रियली दैट सिंपल। बिल्कुल। एंड अगेन छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जिनसे आसानी हो जाती है। जब हम जाते हैं ग्रोसरी लेने के लिए, आपने ग्रोसरी लेने के लिए गए, आपने एक्स्ट्रा सामान ले लिया, जिस दिन आप सौदा वदा लेके आए हैं आपने चिकन वगैरह गोश्त वगैरह साफ़ सुथरा करके पैकेट्स बना के रख रहे हैं, आपने नेक्स्ट डे ये चीज़ें तैयार करके उसके पैकेट भी बना के रख दिए। 1-2 दिन की तकलीफ़ होती है, एक वीकेंड होता है जिसमें आपने लगा के मेहनत करनी होती है, आपका सारा कुछ सॉर्टेड हो जाता है, राइट। सो इसी नोट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारी कोशिश होती है कि हमेशा ट्रिब्यूट अपनी प्यारी प्यारी पर्सनालिटीज़ को हम ज़रूर पेश करें। तो आज एक लेजेंड की डेथ एनिवर्सरी है, हबीब वली मोहम्मद साहब की आज डेथ एनिवर्सरी है। बेहतरीन पाकिस्तानी गज़ल और प्लेबैक सिंगर थे आप। 16 जनवरी 1921 को आप पैदा हुए। क्लासिकल सिंगिंग की तरबियत आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब से ली। आपने फेमस पोइट बहादुर शाह ज़फ़र, मिर्ज़ा गालिब जैसे बेशुमार शायरों की गज़लें गाई। आपको निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। 3 सितंबर 2014 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके दर्जात को बुलंद फरमाएं, आमीन। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो गिट्टे गोडों में दर्द होती है उसका क्या हल है और किस तरीके से हम अपने जॉइंट्स की पेन्स का कुछ कर सकते हैं, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद उस इंडिविजुअल ने जो हमें बताएंगे कि गिट्टे गोडों में क्यों दर्द होती है, क्योंकि आज हम गोडे यानी कि नीज़, एंकल यानी कि हमारी जो पाँव की एड़ी होती है, और हील यानी कि पाँव के नीचे जो एड़ी का हिस्सा होता है वो इधर क्यों पेन होती है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंप्लेन भी करते हैं। डॉक्टर वसीम जावेद हमारे साथ हैं। आप एक्सपर्ट हैं फिजियोथेरेपी में, वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर में, बॉडी एडजस्टमेंट में, ऑस्टियोपैथी में, और पेन मैनेजमेंट इनकी स्पेशलिटी है जो ये हाथों से और मशीनरी के थ्रू मैनेज करते हैं। आज इनको असिस्ट करेंगे अदनान और इनके साथ पेशेंट होंगे अरसलान। उनसे आगे जाके मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अगर हम नीज़ की बात करें, एंकल्स की बात करें और एंकल के नीचे जो हमारी एड़ी होती है उसकी बात करें, तो दर्द यहाँ क्यों होती है, रीज़न क्या है? इसकी बहुत सारी आजकल reasons हर दूसरा बंदा, बच्चे भी कहते हैं पाँव में दर्द हो रही है, एडल्ट्स को देखें, यंग एज, ओल्ड एज, हर एज ग्रुप कंप्लेन कर रहा है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बैठना शुरू हो गए हैं, चलना फिरना कम हो गए हैं। और अदर देन दैट देखें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से हट के तो लोग स्पोर्ट्स में खेलते हैं, उनको इंजरीज़ हो जाती हैं। थर्डली, वेट जिन लोगों का ज़्यादा होता है वो एक रिस्क फैक्टर होता है, वो एक रीज़न होती है लोगों के नीज़ में, एंकल में, हील में पेन के। अलॉन्ग विद दैट कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कुछ बॉडी में नुकसानदेह मवाद होते हैं, जिसमें यूरिक एसिड हो गया, जिसमें और केमिकल्स हो गए, वो भर जाते हैं। उसकी वजह से भी इन जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो जाता है। बाकी ओल्ड एज में बहुत कॉमन है, नी, एंकल, हील पेन बहुत कॉमन है। कुछ फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा हील्स पहनती हैं और लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग आवर्स के लिए पहनती हैं, उसी से स्टेयर्स चल रही हैं, अनइवन स्पेसेस में वॉक कर रही हैं, तो उससे जो गलत फोर्सेस आ रही हैं हील के थ्रू एंकल के ऊपर, नी के ऊपर, ये भी एक रीज़न बनती है फॉर सच काइंड ऑफ पेन्स। डायग्नोज कैसे होता है? इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ऑब्वियसली चीज़ों को हम बड़े ध्यान से देखते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं, कभी कभी एक्सरेज वगैरह करवाते हैं, उससे देखते हैं कि क्या कोई जॉइंट का एंगल, कोई पोजीशन ख़राब तो नहीं हो गई, जोड़ घिसना तो नहीं शुरू हो गए, आर्थराइटिस तो बनना नहीं शुरू हो गया जोड़ों में। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जोड़ की हरकत जो है वो कम तो नहीं हो गई। कई दफ़ा ऐसा होता है लोगों के जोड़ रुक जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं एक पॉइंट पे जाके, पूरी टांग सीधी नहीं हो रही, पूरी टांग बेंड नहीं हो पा रही। अलॉन्ग विद दैट ये सिम्टम्स आ जाते हैं कि पेशेंट कई दफ़ा पट्ठे जो हैं उसके वो कमज़ोर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनसे टांग हिलाने में उतनी ताकत नहीं आती, जिसकी वजह से जो है ना उनको पेन आ रहा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वीकनेस। तो अब किसके पास जाएं अगर ये मसला आपको इसके लिए मतलब हु डू यू गो टू? सबसे पहले तो अगर घर में किसी को ये तकलीफ हो रही है वो करे क्या? सबसे पहले किसी को अगर ये तकलीफ़ हो रही है, मैं कहता हूँ हमेशा रेस्ट जो है ना, आपका सोना इटसेल्फ इज़ ए ट्रीटमेंट। अगर तो आपके रेस्ट करने से पेन मैनेज हो गई है, आप बेहतर हो गए हैं, तो इट मीन्स इट इज़ ओके। और अगर वो 1 से 2 दिन में रिकवर नहीं कर रहा तो आपको मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि जो है ना आपको वो सोल्यूशन दे सके आपकी प्रॉब्लम के हवाले से। और नॉर्मली अगर मैं फिजियोथेरेपी के हवाले से बात करूं या कायरो बॉडी एडजस्टमेंट के हवाले से, एक्यूपंक्चर के हवाले से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक दिन में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। यानी कि पेशेंट का नी मोस्ट ऑफ द टाइम कम्प्लीटली एक दिन में भी ठीक हो जाता है अगर उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल जाए। लेकिन हाँ, अगर पट्ठे कमज़ोर पड़े हुए हैं, चीज़ें इस तरह की हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, देन इट टेक्स टाइम टू हैव द रिकवरी। अच्छा, ये बताइए कि अगर ये हो जाए, मैंने बड़ी दफ़ा देखे लोग टीके लगवा रहे होते हैं गोडों में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इंजेक्शंस डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ हाइलुरोनिक एसिड होता है, वो कहते हैं कि जी फ्लूइड है जोड़ के अंदर, कुछ कहते हैं पीआरपी कर लेते हैं, कुछ स्टीरॉइड्स लगा लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टीरॉइड्स प्लीज़ अवॉइड करें। स्टीरॉइड इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन, बिकॉज स्टीरॉइड्स का नुकसान ये होता है कि अल्टीमेटली जोड़ के अंदर जो झिल्लियाँ होती हैं उसको वो डैमेज करना शुरू कर देती है। तो नेवर एवर यूज़, ट्राई करें स्टीरॉइड्स ना यूज़ करें, अवॉइड करें। सबसे पहले फिजियोथेरेपी या बाकी इस तरह के ट्रीटमेंट्स जो हैं वो लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक टेक्निकली 99% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। बोटॉक्स लगा रहे होते हैं, पता नहीं क्या सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फ्यूचर में आप तैयार हो जाते हैं रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए। सो ट्राई करें कि आप अपना जो ओरिजिनल जोड़ है उसको बचा सकें, ना कि आप एक आर्टिफिशियल ख़ास किस्म के लोहे का जोड़ अंदर लगवाएं और उसके बाद ज़िंदगी गुजारें। भाई जोड़ तो आप कह रहे हैं, अभी तो लोग
स्टेरॉइड, HA सीरम, बोटॉक्स, फिलर्स, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। बहुत कुछ, और लेकिन उसके नुकसान इतने और बाय द ज़्यादा वे हैं, surgeons ऑर्थोपीडिक सर्जन ये वो नहीं कर रहे। ऐसे ही मतलब लोगों ने अपने क्लिनिक्स में, अपने सैलून्स में भी ये काम शुरू कर दिए। बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिस है। और अगर किसी को ये पता लग जाए कि एक स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाने से जोड़ में कितना नुकसान होता है तो कोई कभी भी ना लगाए। मैं नॉर्मली कभी भी पेशेंट को रिकमेंड नहीं करता। इवन पेशेंट का नी ख़राब भी होना, उसको उसी तरह ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लिटरली स्पीकिंग एक दिन में बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं नी की। और जब उसको ट्रीट किया जाए, पेशेंट जब पेन से बाहर निकलता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि किसी भी सेकेंड ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। सो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हमारे पास सोल्यूशन की बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो नी कैप से शुरू करते हैं पहले, क्योंकि गोडे का सबसे बड़ा इशू होता है और अगर नी रिप्लेसमेंट पे बात जाए तो आपको पता है बड़ा सीरियस हो जाता है। ऐसे ही सबसे पहले पहले तो नॉर्मल लोग जो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जो ठीक लोग हैं, यंग लोग हैं, उनको ये एडवाइस करूँगा कि अपने नी की बहुत ज़्यादा केयर करें, प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू कर दें, वॉक लाजमी करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अच्छा, है। नी खराब क्यों होती है? नी ख़राब इसीलिए हो रही है, नी बेसिकली मल्टीपल चीज़ों से, 50+ चीज़ों से मिलके बना हुआ है एक नी जॉइंट से। अब 50 चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट पेन कॉज कर रही हैं पेशेंट को। अब हमें आइडेंटिफाई करना होता है उन 50 में से कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हैं, फिर उन स्पेसिफिक चीज़ों को ट्रीट करना होता है। फॉर एग्जांपल मसल्स हो गए, फॉर एग्जांपल फेशिया एक जोड़ का हिस्सा होता है, जोड़ के साथ टिश्यूज़ होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मेनिस्कस नी के अंदर होते हैं, बोन्स होती हैं, बर्सास पड़े हुए हैं वो होते हैं, हमारी वेसल्स पड़ी हुई हैं बहुत तरह की, खून की, लिम्फ की, वो इस तरह के सिम्टम्स कॉज कर सकती हैं। फिर हड्डियों के गलत एंगल्स, उनकी पोजीशन का ख़राब हो जाना। मैं बहुत कॉमन आपको बता रहा हूँ यंग लोगों में कि उनकी ये जो गोडे की निचली हड्डी है ये सिर्फ घूम जाती है। घूमने का मतलब ये इसमें हल्की सी रोटेशन आ जाती है और पूरे नी में कमर तक दर्द आ रही होती है। अब सिर्फ इसको रीअलाइन करना होता है बोन को, पेशेंट की फ़ौरन ज़ीरो पे चली जाती है। अब ये इतनी सी चीज़ है जिसके ऊपर पेशेंट महीनों दवाइयाँ खाते रहते हैं, सिर्फ रीअलाइनमेंट ना होने की वजह से पेन होती रहती है। सो मल्टीपल कॉजेज़ हैं। अक्सर लोग जो हैं वो चले जाते हैं पहलवानों के पास। इसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें। मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि जब डिले हो जाता है ना किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल आपको एक दिन पेन आया, दूसरा दिन लिंगर ऑन होता 3-4 मंथ्स पे चला गया। अब वो डिले होने का नुकसान ये होता है कि सारे मसल सिकुड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है बोन्स अपनी शक्ल चेंज करना शुरू कर देती हैं। फॉर एग्जांपल सीधी हड्डी है वो आहिस्ता आहिस्ता चपटी होना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ डिले करने की वजह से बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। फिर नोके निकलना शुरू हो जाती हैं जोड़ के अंदर, क्योंकि और फिर वो आपके खराब मसल को डैमेज करती है और फिर आप मजीद अजियत में होते हैं। एग्जैक्टली। फिर आप अल्टीमेटली सोचते हैं अब मैं इंजेक्शन लगवा लूँ। द पॉइंट इज व्यूअर्स, राइट थिंग एट द राइट टाइम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ एक अब इतना इंपॉर्टेंट कंसर्न हो गया कि अगर आप डिले करेंगे, मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आपने राइट टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाया, एक ख़ास टाइम के बाद वो आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ना सिर्फ नी के लिए, बैक के लिए, गर्दन के लिए, सिर्फ नी की वजह से हर जगह पे पेन जा रहा है। अच्छा, ये भी तो एक चीज़ होती है, अगर हम एंकल की बात करें, एंकल बड़ी दफ़ा मुड़ जाता है। मेरे साथ भी आपको मैंने कितनी दफ़ा डॉक्टर साहब बताया कि यार आपने कहा हुआ कैसे, क्या एंकल कमज़ोर भी होते हैं कुछ लोगों के? एंकल हमारे फुट के अंदर एक सेल होता है, प्रोप्रियोसेप्टिव सेल। उर्दू में इसको ये कहते हैं कि वो सेल्स जो कि हमें बताते हैं कि जोड़ की पोजीशन ठीक है, जोड़ सही एंगल पे खड़ा हुआ है, उसकी अलाइनमेंट ठीक है। हमारी एंकल में, पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा एंकल में मौजूद है वो सेल्स। अब जब भी एंकल कमज़ोर होना शुरू होता है या एंकल में ख़राबी आती है या ये सेल कमज़ोर हो जाते हैं, तो जब हम खड़े होते हैं तो हमसे बैलेंस नहीं किया जाता एक टांग पे। इसका मतलब है, आप भी टेस्ट करके देखिएगा, अगर आप एक टांग के ऊपर खड़े हो सकते हैं बैलेंस करके, टांग बेंड करके, इट मीन्स आपकी एंकल अच्छी है। और अगर एंकल इंस्टेबिलिटी के साथ प्रेजेंट हो रही है, यानी कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हिल रही है इर्द गिर्द, हम एक टांग पे खड़े होते हैं, एट दैट टाइम आप सोच लें कि फ्यूचर में आपको किसी भी पॉइंट पे एंकल स्प्रेन हो सकता है। एंकल के अंदर पट्टे की तरह के टिश्यूज़ होते हैं जिसे लिगामेंट्स कहते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं या वो लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से एंकल बार बार फिर इंजर होती रहती है, चोट लगती रहती है, जिसे हम एंकल स्प्रेन कहते हैं। और ये बड़ा कॉमन है। इसको रिड्यूस करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एंकल को स्टेबल करें। और वो कैसे करना है, वो सिंपल, आपने खड़ा होके एक टांग पे दूसरी टांग बेंड करके बगैर किसी चीज़ को पकड़े हुए आप रोज़ाना कम से कम 5 मिनट्स खड़े हों ताकि आपका एंकल स्टेबल रहे।
फ्यूचर में कभी भी इंजरी नहीं आएगी। बहुत कॉमन है सीढ़ियाँ उतरते हुए जो हील्स पहनती हैं उनके साथ बहुत कॉमन है, स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन है एंकल इंजरीज़। ये सब इनिशिएट ही तब होती हैं जब ये वाले सेल्स, प्रोप्रियोसेप्टिव सेल्स जो कि पोजीशन वाले सेल्स हैं, वो कमज़ोर होते हैं और इंजरी हो जाती है। सो डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो हमारे पाँव के नीचे का हिस्सा है, एक तो एंकल है, गोडा हो गया, एक पाँव के नीचे का हिस्सा होता है जिसको हम हील कहते जिस हैं। तरह ये हमारा पाम है उस तरह ये पाँव की एड़ी। हील, एड़ी, इसके अंदर कभी कभी सुइयों वाली दर्द जाती है अच्छा, या विटामिन डी की कमी होती है। अच्छा, ये देखिए, सारे मिथ्स हैं, बातें तो लोग हजारों करते ये हैं सारे ना। मिथ्स हैं। विटामिन डी की कमी हो गई, शायद पानी की कमी हो गई, नो डाउट इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, मैं कभी भी इनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं करवा सकता, लेकिन डायरेक्टली इनका कोई लिंक नहीं है इससे। अच्छा, जो हील पेन होती है वो स्टार्ट कब होती है? एक तो बैड फुटवेयर से स्टार्ट होती है हील पेन, या आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस का एलिमेंट स्टार्ट हो जाए, आपकी बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाए और आप हार्ड ज़मीन के ऊपर, आप सोचें कि हम नॉर्मली वॉक करते हैं तो हम सारे टाइल्स के ऊपर वॉक कर रहे हैं, रोड्स के ऊपर वॉक कर रहे हैं, हम ग्राउंड वॉक नहीं करते ना, जो मिट्टी के ऊपर वॉक होती है। एक्चुअली तो बहुत उसमें वॉक important करना है। चाहिए क्योंकि वो तो नरम होती है। बिल्कुल। हम इतनी सख्त सख्त जगहों पे चलते हैं, ऊपर से हमारे जूते भी सख्त होते हैं, तो सख्त पे सख्त, और उससे फिर वो जो हील है वो इंजरी की बार तरफ बार जाना शुरू हो बार जाती है, बार वो बार जख्म बार। होना शुरू हो जाता है। और स्पेशली जो लोग भाग भाग के दौड़ दौड़ के चलते हैं, या वसीम भाई बहुत से लोग कदम भी जोर से रखते ऐसे हैं ही। पाँव पे, कुछ लोग जेंटली चलते हैं, कुछ लोग बड़ी जोर जोर से चलते हैं, तो जो बंदा जोर से चलेगा उसको भी बार बार उसको ये होगा। हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका हल ये है कि आपके फुटवेयर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कभी भी आपका फुटवेयर अगर पुराना हो तो उसको यूज़ नहीं करते रहना चाहिए, फ़ौरन रिप्लेस करना अच्छा, चाहिए। कितनी देर बाद जूते रिप्लेस मेरा करने चाहिए? एक्सपीरियंस ये है, जो मैंने टेक्निकली, जैसे आज नया जूता लिया है तो कितनी देर इसको यूज मेरे करना ख्याल में 6 मंथ से ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, मेरा अपना ख्याल ये है। लोग तो 20-20 साल पुराने जूते दिखा बहुत रहे होते हैं गलत इतनी है। खुशी खुशी से। बहुत गलत है, बहुत गलत है। उसका जो हील का एरिया है वो बैठ जाता है, वो ख़राब हो जाता है, और अल्टीमेटली जो हील के ऊपर फोर्स जनरेशन है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। क्योंकि आप कभी हील की जो जूते के नीचे लगी होती है उसकी कंपोजिशन देखें तो वो मिड के ऊपर एक गोल पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है जिसमें वो सपोर्ट कर रहा होता सारा है। जैसे ही support, वो हाँ जी, बैठता हाँ। है तो वो अल्टीमेटली हील के उस पॉइंट को ज़ख्म करना शुरू कर देता है, जो कि हमें तो अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन नुकसान होता है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ वर्थ मेंशनिंग है, बताना चाहूँगा कि हमारी जो काफ है, हमारी जो पिन्नी है, गोडे के नीचे के जो पट्टे हैं बैक साइड पे, उनमें जब अकड़ान आती है तो ये बहुत बड़ी रीज़न है हील पेन की। तो आप काइंडली अपनी पट्ठों को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते रहा करें हील के लिए स्पेशली, क्योंकि बहुत ज़्यादा शूज़ हील्स वाले जो पहनना, रेस शूज़ पहनना, वो भी एक रीज़न होते हैं इन पट्ठों के अकड़ने की। सो काइंडली आप इनको स्ट्रेच करते रहेंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बेहतर रहेंगे। बट वही वाली चीज़ है ना कि ये सारी चीज़ें कॉन्शियसली करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। हम लोग तो दिन में आधा घंटा चहलकदमी नहीं कर पाते। बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम तो बेसिक लेवल की एक्सरसाइज और एक्टिविटी लेवल नहीं अपना डॉक्टर साहब रखते, क्योंकि हमें लगता है कि भाई हर चीज़ हो जाएगी। अगेन कन्वीनियंस का ज़माना है ना, हमें एक्चुअली लगता है कि हम इसके ऊपर कैंडी क्रश खेल लेंगे तो हमने कोई गेम खेल ली है। गेम खेलने में, फिजिकली इन्वॉल्व होने में बहुत फ़र्क है, और घर बैठ के रिलैक्स करने में बड़ा फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। एंड बीइंग फिजिकली एक्टिव व्यूअर्स, हम बार बार इस शो में यही बात करते हैं। इसी नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के पास जब वापस आएंगे तो मुझे पता है कि आमना ने भी आपसे बात करनी है, हमें उसके बाद आपके असिस्टेंट ने भी ज्वाइन करना है, पेशेंट ने भी ज्वाइन करना है। हील पेन को कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सब बातें करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर वसीम जावेद हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं इन थेरेपी, वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर, बॉडी एडजस्टमेंट, ऑस्टियोपैथी एंड पेन मैनेजमेंट। आपको ज्वाइन किया है अदनान ने टू असिस्ट, एंड आपके पेशेंट हैं अरसलान। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, हमारे पास नॉर्मली पेशेंट आते हैं एंकल स्प्रेन के साथ, पाँव मुड़ गया, अब क्या करें। एक बहुत बड़ा कंसर्न आ जाता है एट दैट टाइम कि हमारा जो है ना, लाइक पाँव सूज गया है, स्वेलिंग हुई हुई है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले क्या करना है, गर्म लगाना है, ठंडा लगाना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेशेंट का। तो आपने वहाँ आइसिंग करनी है, हीट बिल्कुल नहीं लगानी, आइसिंग करनी है। दूसरा, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एंकल स्प्रेन पे प्लास्टर करवा लेते हैं, प्लस्तर करवा लेते हैं जाके, जो कि पुराना एक ट्रीटमेंट अप्रोच है। अभी जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट अप्रोचेज़ हैं वो ये हैं कि हम, आपने देखा होगा यहाँ मैंने टेपिंग की हुई है, आपको ये ब्राउन सी चीज़ नज़र आ रही है। हम ये करते क्या हैं कि ये वाली टेप लगाते हैं पेशेंट के जॉइंट को इस एंगल से फिक्स कर देते हैं कि जो पट्टा टूट गया है
वो मज़ीद जो है खिंचे ना और पेन ख़त्म हो जाती है, उसी वक्त टेप करते ही पेशेंट की पेन ख़त्म हो जाती है। सो नॉर्मली इट टेक्स 4 to 5 डेज़ पेशेंट पूरा ठीक हो जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में हम जो POPs करते थे उसके ये इशू आते थे कि 3 to 4 वीक्स हम प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के प्लास्टर किया हुआ है, वो नुकसान होता था, पूरी टांग वीक हो जाती थी। ये इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ अब हील पेन की, जिसे हम मेडिकल में कभी हील स्पर कह देते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, इन दैट केस होता ये है कि हमारे हील स्पर्स भी कह देते हैं कि वो, हाँ, कि वो एंकल के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ स्पेशली इस पॉइंट पे पेन आ रहा होता है। आमना आप भी कुछ बात कर रहे थे। इसी हवाले से बात करना चाहती, जैसे आपको पता है बीइंग ए शेफ, अब हमारा ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग आवर्स हमारा खड़े रहने का काम है। तो स्पेशली ड्यूरिंग जब मैं इंटर्नशिप में थी तो किचन में वो चेयर नहीं होती थी, तो हम खड़े हैं तो मुसलसल मतलब काम करें, बट उस टाइम तो फील नहीं होता था क्योंकि और ऑब्वियसली काम भी ऐसा है, देखें क्योंकि वो नहीं आप कर सकते, वो भाग दौड़, और वैसे भी कमर्शियल पूरी सर्विस के दौरान 6-8 घंटे आप खड़े ही हैं ऐसे। तो वो आप ये बिलीव करें कि मैं जब इतनी ज़्यादा मुझे मतलब होना शुरू हुई पेन, मुझे तो बस बाय द टाइम मैं उसको डिले करती थी, लेकिन इतनी स्वेयर हो गई थी कि मैं व्हील चेयर पे गई थी हॉस्पिटल। और वो मेरे लिए एक अलग से था कि, और डॉक्टर्स का सबका भी ये था कि ना एज फैक्टर है ना, मतलब ये भी उन्होंने मुझसे बल्कि बड़ा क्वेश्चन किया कि अगर आपको आपकी जीन्स में है या कुछ, मतलब मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं है। तो वो मेरे लिए एक वो डिप्रेशन वाला भी मेरे लिए बड़ा फेज आ गया कि मैं खड़ी नहीं हो सकती, ये क्या। बट उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप एक तो प्रोलॉन्ग आवर्स आप नहीं खड़े हो सकते, लाइक आफ्टर 5 मिनट्स आपने बैठना है। तो सबसे पहले तो मैंने वो जॉब क्विट इसीलिए की थी असल में। तो लेकिन ये कि अभी भी फिर वक्त के साथ सेटल हो गया जी। फिर उसको ऑब्वियसली थेरेपी मेरी रही है कुछ टाइम तक पटेला का। फिर उन्होंने मुझे कहा, एक्सरेज बड़े डिफरेंट एंगल से हुए, मतलब वो एक क्रिटिकल इशू बन गया। तो वो वही है कि इसमें एज फैक्टर या ये चीज़ें नहीं है ना जीन्स का कोई सच है। लेकिन अभी भी जैसे अब काम है मैं करती हूँ, या थोड़ी टाइम में मतलब अगर हो थोड़े टाइम बाद हमारा होता है कि यहाँ तो चेयर है, हम बैठ जाते हैं। मसल्स को स्ट्रांग नहीं करते जी, मसल्स का इशू एक्चुअली सबसे बड़ा इशू डॉक्टर वसीम आप भी मानेंगे, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फीमेल्स का ये प्रॉब्लम है कि हमें छोटी एज पे भी ना एक्सरसाइज नहीं कराई जाती, स्पोर्ट्स की तरफ नहीं भेजा जाता। ये नहीं रियलाइज़ करते हैं, हमेशा कहते हैं बच्ची ने क्या करनी है एक्सरसाइज करके, बच्ची ने क्या करनी है फुटबॉल खेल के। एक्चुअली उससे आपके जॉइंट्स वगैरह यूज़ में आते हैं, आपकी बॉडी यूज़ में आती है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, मैं ये शेयर करना चाहूँगा, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैडम की जो प्रॉब्लम आ रही है लॉन्ग स्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा खड़ा होना, ये इशू आ रहा है, तो उसमें होता ये है कि हमारे मसल अल्टीमेटली ये जो काफ पिछले मसल्स हैं जो हमारी लेग से नीचे मौजूद हैं, ये मसल्स टाइटनेस में चले जाते हैं और ये मसल आगे अल्टीमेटली फुट के ऊपर, पाँव के निचले हिस्से पे जाके अटैच होते हैं। अच्छा, अब मसला ये है टाइटनेस ऊपर है, सिम्टम्स नीचे आ रहे हैं, तो चूँकि पूरा कनेक्शन मौजूद है ऊपर से लेके नीचे तक, तो पेन नीचे रेफर होना शुरू हो जाती है। फर्स्ट सोल्यूशन क्या है? सिंपली कि आप किसी की मदद से या स्पेशली किसी डॉक्टर के पास जाके, सबसे अच्छी चीज़ है इसकी स्ट्रेचिंग करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बड़ी कंट्रोल स्ट्रेचिंग, और वो रोज़ाना होनी चाहिए, स्पेशली आपके केस में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा, अभी बड़ा इंपॉर्टेंट केस डिस्कस हुआ कि स्टेमिना, ज़्यादा देर खड़े होते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, तो मसल्स मजबूत होने चाहिए। जितना अच्छा स्टेमिना होगा, जैसे एक मैराथन रनर नहीं होता जो ज़्यादा देर भागता रहता है, इन द सेम में हमारा काम ज़्यादा देर खड़े होने का है, तो हमारे मसल्स भी उसके मुताबिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ थोड़ी देर पहले मेंशन की थी कि एंकल आपकी जो है, आपका जोड़ जो है वो कितना स्टेबल है। अभी मैं एक टांग पे अगर खड़ा हो जाता हूँ, मैं यहाँ 1 मिनट आता हूँ, एक टांग पे अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ अभी राइट नाउ, तो उस केस में मैं कितना स्टेबल हूँ, कितनी देर तक खड़ा हो सकता हूँ। पहला तो ये टेस्ट है, ये आपने देखना है 30 सेकंड्स तक अच्छा कर सकते हैं कि नहीं। फिर आइज़ क्लोज करके यही टेस्ट करना है, वो आप कितनी देर तक खड़ा हो सकते हैं। अगर तो आपकी एंकल इस पोजीशन में स्टेबल होती है तो आई वुड से कि नाउ यू आर अ स्टेबल पर्सन। नहीं, बट बंदा अक्सर ऑफ बैलेंस हो जाता है, आप एक पाँव उठाओ तो आप लिटरली आपको लगता है आप गिर जाओगे। तो ये वो चीज़ है, उन लोगों में बहुत कॉमन है जिन लोगों का एंकल स्प्रेन हुआ हुआ है पहले, उन्होंने एक्सरसाइज, उन्होंने बैलेंस इंप्रूव नहीं किया, अल्टीमेटली उनकी एंकल फिर फ्यूचर में कभी दोबारा इंजरी की तरफ जा सकती है। अगर मैं बात करूं अब नी के हवाले से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, फीमेल्स आती हैं, यंग भी आजकल बहुत आ रही हैं, जी मेरे नी में पेन है। यंग के केसेस में होता यह है कि ये जो निचली हड्डी है, इसे मेडिकल में बोन का एक नाम है, इस हड्डी की रोटेशन ऐसे हो जाती है आउटवर्ड्स, और वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ एक पट्टा लगा हुआ है, वो खिंच जाता है। उसके खिंचने की वजह से अल्टीमेटली ये बोन बाहर की तरफ रोटेट कर जाती है। जस्ट देयर इज नीड टू रिलैक्स दिस मसल,
ये वाला पट्ठा नरम करना और जोड़ को अपनी जगह पे लेके आना थ्रू दिस टेप जो मैं आपको ऑलरेडी फुट पे लगाई है, तो ये पेन फ़ौरन ज़ीरो पे चला जाता है। लिटरली स्पीकिंग नी पेन एक दिन में ट्रीट हो जाती है और पेन मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक हो जाती है पेशेंट के एक दिन में, अगर वीकनेस ना हो। हाँ, कोई ऐसा केस है जो हम डिस्कस कर रहे थे, ज़्यादा देर ख़राब पड़ा हुआ है, फिर इट टेक्स टाइम टू हैव द कंप्लीट रिकवरी। आपकी उम्र 60 साल है, पिछले 5 साल से आपके गोडों में दर्द है, सडनली आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, मैक्सिमम आपको कोई दवाई या कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया जा सकता है जो इमीडिएटली आपको रिलीफ दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म पेन को कम होने में भी लॉन्ग टर्म इलाज की ज़रूरत होती है। जितने भी इंजेक्शंस, जितनी भी मेडिसिन हैं, तमाम सिम्टम्स ट्रीट कर रहे हैं, कोई भी कॉज ट्रीट नहीं कर रहा। हर चीज़ सिम्टम्स ट्रीट कर रही है, यानी कि आपकी दर्द का एहसास जो है उसको कम किया जा रहा है, अंदर से मसले को ठीक नहीं किया जा रहा। तो आपको मसले का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं ओल्ड एज के हवाले से बताना चाहूँगा कि ओल्ड एज में होता है हमारे पास मेल फीमेल्स आते हैं, तो उसमें होता ही है कि नी यहाँ जाके स्टिफ हो जाता है उनका। अब जी टांग सीधी नहीं हो रही तो उनको चलना भी ऐसे पड़ता है, टांग बेंड करके वो चल रहे हैं और कभी टेढ़े होके चल रहे हैं, कभी कदम नहीं उठाया जा रहा। तो ये टांग को स्टिफ किया हुआ है और पैर ऐसे रख रहे हैं कि टांग अकड़ी हुई ऐसे करके अकड़ा के चल रहे हैं, ताकि बेंड ना करना पड़ना, क्योंकि बेंड करते तो चीख निकलती है, तो दर्द आती है। बिल्कुल बिल्कुल। या अत्तहियात में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, या पिछले 10 साल से 5 साल से जमीन पे बैठना छोड़ दिया, तो ये तमाम चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, उस दिन मैं एक ऐड की शूट पे थी, वहाँ पे डायरेक्टर जो है वो नमाज पढ़ने लगे बैठ के। मैं कहा ओए तेरी तो मेरी हूँ, तो यू एंड आई आर द सेम एज, बल्कि तुम 1-2 साल मेरे से एज में शायद बड़े ही हो गए। मैं कहा तुम नमाज क्यों नहीं सही तरह पढ़ रहे? कहता है यार गोडों में बड़ी दर्द है, नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा क्या मतलब नहीं पढ़ सकते? कहता है मैं तुझे दिखा देता हूँ। वो झुकने की उसने मुझे दिखाया 1-2 दफ़ा, कहता है मेरे से बेंड ही नहीं किया जा रहा, मेरी नीज़ ही नहीं बेंड हो रही। मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने कहा यार इस एज पे गोडों तुमसे बेंड नहीं किया जा रहा। अम्मा अब्बा की उम्र पे समझ आती थी, इस एज पे तो बिल्कुल नहीं सेंस बनती कोई। नॉर्मली लोगों का ये ख्याल होता है, मैंने पेशेंट से बहुत ज़्यादा सुना है, वो कहते हैं जी कि हमारी ना अंदर से झिल्ली ख़त्म होगी इसलिए हमारी टांगें खट्टी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता यह है कि यहाँ हमारी हम लोग हर चीज़ सोशल मीडिया पे पढ़ के खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं ना हम। ऐसे ही है, ऐसे ही। दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। सो कुछ और हमारे पास क्या सोल्यूशंस होते हैं पेशेंट को करने के, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। ये एक्यूपंक्चर नीडल्स हैं जो कि हमारे प्रोफेशन में यूज़ होती हैं, हमारे स्कोप में आती हैं, हम इसमें प्रैक्टिस भी करते हैं। सिंपली हम जो ख़राब एरिया होता है, प्लीज़ एक्यूपंक्चर सिर्फ उसके पास जाके कराना है जिसको एक्यूपंक्चर आता है। व्यूअर्स, आप अपनी नर्व्स को, अपनी वेन्स को बड़ी बुरी तरह डैमेज कर सकते हैं। ऑलवेज गो टू द राइट पर्सन। अगर कोई एक्यूपंक्चर नहीं जानता तो प्लीज़ मत जाके एमी एक्सपेरिमेंट्स मार के आए। बिल्कुल सही। हजामा हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, ये ड्राई कपिंग भी अगर है तो वो प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाएं। ये कहाँ पे लगा रहे हैं अब आप? ये मैंने एक मसल ऐसे ही सेलेक्ट किया और उसमें नीडल लगा दिया अभी। और ये इतनी बारीक नीडल होती है कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा फील नहीं आती इसकी, ना इससे कोई ब्लड निकलता है। ये बड़ी सेफ़ होती है अगर सही डॉक्टर, सही प्रोफेशनल लगा रहा है जिसको पता है इस चीज़ का। अगर किसी को इसका सही नहीं पता तो वो नर्व भी डैमेज कर सकता है। सो कीप इन माइंड कि ये एक सेंसिटिव ट्रीटमेंट है, इन्वेजिव है, इसलिए ख्याल से करना होता है। और नीडल्स को हमने इफेक्टिवली जो है उसके बाद डिस्कार्ड करना होता है क्योंकि ये अल्टीमेटली इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। मज़ीद क्या हम सॉल्यूशंस लेते हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें ये कि अगर मैं बात करूँ, हमारे ये पट्ठे ऊपर जो पड़े हुए हैं, अगर इनमें अकड़ान आ जाए और पट्ठे नॉर्मली बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, बेंड करें नहीं, पट्ठे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, इस केस में हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि पेन बिल्कुल और वो मतलब नीडल समेत आप ये भी कर सकते हैं साथ? हम कर सकते हैं क्योंकि नीडल तो मैंने एक मसल में लगाई है और उस मसल के लिए मैं 15 मिनट्स तक ये नीडल लाजमी लगाता हूँ ताकि इसका इफेक्ट अल्टीमेटली पूरा पेशेंट को मिल जाए। नीडल लगाते ही, मतलब मैं अभी कल का ही केस बता रहा हूँ कि एक पेशेंट को सिर्फ मैंने नीडल से ट्रीट किया है, शदीद पेन के साथ, पेशेंट उठ भी नहीं सकता था, व्हील चेयर पर आया था, चलते हुए गया। सो ज़रूरी चीज़ क्या है, अच्छा आइडेंटिफाई कर लिया जाए किधर से प्रॉब्लम आ रही है, उसको ट्रीट कर दिया जाए। अल्टीमेटली नीडल ही मसल्स को सारों को रिलैक्स कर देती है और पेशेंट फिर बेहतर हो जाता है। मैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को तब यूज़ करता हूँ जब बहुत शदीद टाइटनेस हो, मेरे हाथ से पेशेंट रिलैक्स नहीं हो सकता। उस केस में ये स्टील के बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स, और ये पेशेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देते। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी मसल को रिलैक्स कर रहा हूँ, आपको डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा होगा अभी, तो ये लाइक बहुत जेंटल हम मसल के ऊपर इसको मूव करते रहते हैं। एक वक्त आता है वो जो मसल के टिश्यूज़ हैं जो कि बिल्कुल अकड़ के छोटे से हो गए हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं इसके साथ। प्लस हम लोग ये ड्राई कप्स यूज़ करते हैं, ब्लीड तो नहीं करते लेकिन ड्राई कप्स यूज़ करते हैं। वही टाइट अगर टिशू है उसको रिलैक्स करना हो तो इस तरह
ये टिश्यू को अपने अंदर होल्ड कर लेता है, वैक्यूम कर लेता है, और ये भी वन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो कि हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि उसका सोल्यूशन मिल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप नीज़ की और इन जगहों की बात करें, एक एरिया आपने इग्नोर किया है, वो है पाँव की उंगलियां। पाँव का जो बड़ा अंगूठा है और उसके साथ की जो उंगलियां हैं, हमारे यंग और एडल्ट्स, यंग जनरेशन भी और सीनियर्स भी बहुत कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे पाँव की बड़ी उंगली और उसके इर्द गिर्द की जो बाकी की उंगलियां वो बहुत पेन दे रही है। ये क्यों होता है? ये क्या गाउट होता है क्या? जी, ये वो यूरिक एसिड वाला मसला है? एक जो है ना, उसकी कॉज ये होती है कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो सबसे पहले इस जोड़ के अंदर, अंगूठे के बिग टो के जोड़ के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं और इससे हड्डी बड़ी होना शुरू हो जाती है। अगर तो इस तरह के सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं तो अल्टीमेटली गाउट की तरफ हम जा रहे हैं। हमें उसके लिए फ़ौरन मेडिसिन्स की तरफ जाना चाहिए यूरिक एसिड निकालने के लिए, क्योंकि एक वेस्ट मवाद है जिस्म के अंदर, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। वो फिर सिर्फ यहाँ असर नहीं करता, जिस्म के डिफरेंट हिस्सों के ऊपर नुकसान देना शुरू कर देता है। ये एक कॉज़ है। दूसरा ये कि कुछ लोग जो हैं उनके अंगूठे बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाते हैं, एज इफ़ बाहर निकल रहे हैं, मेरी तरफ खिंच गया अंगूठा, और वो उनका खिंचा रहता है और एक टाइम आता है बिल्कुल ही बाहर निकल जाता है। इन दैट केस बहुत सारे आजकल गैजेट्स आ गए हैं जो कि हम पेशेंट को देते हैं, उन गैजेट्स के थ्रू अंगूठा अपनी जगह पे चला जाता है और पेशेंट बेहतर हो जाते हैं। और इस तरह के केसेस में, गाउट वाले केसेस में, हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि आप बंद शूज़ ना पहने, आप खुले शूज़ पहने, उसके अंदर सपोर्ट यूज़ करें, तो आपका जब एंगल सही रहेगा, आप बिल्कुल अच्छे एंगल पे रहेंगे, तो आपका ये अंगूठा दोबारा से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब दर्दें क्यों आती हैं इस जगह पे? हमारे पाँव के नीचे एक चीज़ पड़ी हुई है, फेशिया, जिसे हम कहते हैं, ख़राबी जब हो जाती है तो उसे हम कहते हैं प्लांटर फेशियाइटिस हो गया। अब ये प्लांटर फेशियाइटिस जो है ना, ये अकड़ जाना है फेशिया का और उसमें थोड़ी सी सोजन होना है पाँव के निचले हिस्से में। पेशेंट को पूरे निचले हिस्से में शदीद दर्द आ रहा होता है। उंगलियां जब वो पाँव के ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उनको ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ ने शदीद पकड़ के रखा हुआ है। सो इन दैट केस हमें इस सारे फेशिया को रिलैक्स करना पड़ता है, क्योंकि इसको ट्रीट करें तो पूरा पाँव ठीक हो जाता है विद इमीडिएट रिजल्ट्स। जैसे ही ट्रीटमेंट किया उसके बाद फ़ौरन पेशेंट बेहतर हो जाता है। सो ये जितने भी बॉडी के पट्ठों के, जोड़ों के इश्यूज़ हैं, इनकी अच्छी असेसमेंट होना और फ़ौरन सोल्यूशन होना उसका बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो मिलता है पेशेंट रिकवरी की तरफ चला जाता है। जहाँ तक हील्स पर की बात है, एड़ियों की दर्द की बात है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। प्लांटर फेशियाइटिस उसमें से एक है। इसके अलावा और इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ हैं वो उसकी रीज़न है, लेकिन उसमें भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके ये पहले आइडेंटिफाई करना कि किस चीज़ की दर्द आ रही है और फिर उसको ट्रीट करवाना है तो पेशेंट ठीक हो जाता है फ़ौरन। यू सी अगेन वही वाली चीज़ जो आप बार बार कह रहे हैं, राइट बंदे के पास जाना। हर बंदे ने अपनी एक दुकान खोली हुई है। व्यूअर्स, एक बात याद रखें, यूट्यूब पे जाके 6 वीडियोस देखने से ना तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं, ना आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाते हैं, और ना ही आप एस्थेटिशियन बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे आपने भी नोटिस किया होगा भैया, ये दुकानें लोगों ने खोली हुई हैं। ऐसे ही। और बात ये है कि आप एक चीज़ जो प्रॉपर, कितनी लंबी होती है ट्रेनिंग किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट की? एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की ट्रेनिंग मेरे ख्याल में 7 to 8 ईयर्स की होती है। 7 से 8 साल इतना टाइम लगता है। आपने सीखना है, आपने लर्न करना है, आपने इंसान की फिजियोलॉजी सीखनी है, बॉडी की वेन्स कहाँ हैं, मसल्स कहाँ पे हैं, कोई मेजर ऑर्गन तो नहीं आप डैमेज कर रहे। ये सारी चीज़ें आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बिल्कुल। एक चीज़ को ठीक करते हुए आप 4 और चीज़ों को नुकसान पहुँचा दें, ये कहाँ की अक्ल है? बिल्कुल ऐसे ही। एक जो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना, वो मरीज़ को बैठे हुए ही या लेटे हुए या चलते हुए ही निकाल लेता है क्या मसले हैं, क्योंकि वो होता ही सारी हरकतों को, मूवमेंट्स को देखने वाला है और वहीं से ही वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स निकाल लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन अगर क्रॉनिक पेन हो, किसी भी जगह पे बहुत शदीद सीवियर पेन हो, चीखों वाली, उस स्टेज पे क्या करना चाहिए डॉक्टर के पास जाने से पहले? क्योंकि घर पे कभी कभी लोग मिसमैनेज कर जाते हैं, तो ये भी बता दें एक दफ़ा। अच्छा, क्रॉनिक पेन जो है वो क्रॉनिक तब बनती है जब बहुत ज़्यादा पुराना केस हो जाता है और वो सिर्फ एक चीज़ के साथ हमारे पास नहीं आ रहा होता पेशेंट। उसको शुगर, ब्लड प्रेशर, किसी की जो है ना यूट्रस रिमूव हुई है, कोई बहुत मोटा है, किसी को डायबिटीज़ है, मतलब 10 प्रॉब्लम्स के साथ वो क्रॉनिक होकर हमारे पास आ रहा होता है। तो यहाँ टीम वर्क स्टार्ट हो जाता है। आपने ऑब्वियसली बाकी डॉक्टरों के साथ, हमारा उसमें रोल ये होता है कि हम जहाँ जहाँ से पेशेंट को इश्यूज़ आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को कमर के साथ भी इशू आ रहा है, पेशेंट को नी के ऊपर भी इशू आ रहा है, एंकल, फुट, टांग सारी शदीद दर्द कर रही है,
इन तमाम केसेस में ज़रूरी ये है कि तमाम की तमाम चीज़ों को, क्रॉनिक चीज़ों को ट्रीट किया जाए। अगर पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं जा रहा तो घर में क्या कर सकता है? उसको चाहिए घर में कि वो एटलीस्ट जहाँ जहाँ ख़राबियाँ आ रही हैं उसके लिए थोड़ी बहुत वर्जिशें घर पे बिस्तर के ऊपर लेट के, खड़े होके नहीं, सीढ़ियों पे चढ़ के नहीं, बिस्तर पे लेट के कुछ वर्जिशें वो समझ सकता है, सीख सकता है, वो कर सकता है। उसके लिए जो कुछ गोडे की वर्जिशें हैं वो यही हैं कि आप गोडे को इसी पोजीशन में रख के, तकिया नीचे रख के नीचे धक्का दें 5 सेकंड के लिए, और इसको 10 दफ़ा करें तो गोडे को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। इन द सेम वे अगर हम बैक की बात करें और हिप की बात करें तो हम पेशेंट की जो हिप का एरिया है उसको पेशेंट को कमांड देते हैं कि आप इसी तरह 5 सेकंड के लिए जो है इसको नीचे की तरफ पुश करें, होल्ड करें और इसको 10 दफ़ा करें रेस्ट करने के 2 सेकंड रेस्ट के साथ, यानी कि नीचे इसको होल्ड करें, धक्का दें 1, ये जैसे धक्का दे रहे हैं 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद रेस्ट 2 सेकंड का, फिर उसको 10 दफ़ा करें, रोज़ाना करें। अगर तो इससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, नहीं अदरवाइज़ गो टू अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट और अ डॉक्टर। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, अल्टीमेटली गो टू अ गुड फिजियोथेरेपिस्ट और अ गुड डॉक्टर। देखें, किसी भी बीमारी को इतना आपने अगर ड्रैग कर दिया ना कि वो लटक गई, तो जब वो लटक गई तो फिर तकलीफ ही तकलीफ है। ये अभी आप क्या दिखाने लगे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि फिर हमने वाइंड अप करना है। एक मशीन अभी उठाई है, इसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, लेटेस्ट मशीन। अच्छा, इसमें होता ये है, आपके सामने एक थोड़ी सी ब्लू लाइट सी नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके अंदर से कुछ वेव्स निकल रही हैं जिसे हम अल्ट्रासाउंड वेव्स कहते हैं। इन वेव्स का काम ये होता है कि नीचे जहाँ जहाँ जोड़ में स्वेलिंग होती है उसको ये ट्रीट करता है। मैं कोई दवाई नहीं लगा रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये मशीन ही पेशेंट को ठीक करती है। और नॉर्मली जिनको गोडों में दर्द होता है उनको सबसे ज़्यादा किन जगहों पर दर्द होता है? गोडे के अंदर वाले हिस्से में, जहाँ मेरा अभी मैं ये मशीन लगा रहा हूँ इस जगह पे, या बेंड करें सर, या गोडे के फ्रंट वाले हिस्से में जहाँ अभी मैंने मशीन लगाई, या गोडे के बाहर वाले हिस्से में। ये 3 बहुत कॉमन एरियाज़ हैं जहाँ पेशेंट को पेन होता है। तीसरा एक कॉमन एरिया चौथा कॉमन एरिया जो पेशेंट को पेन करता है वो गोडे का निचला हिस्सा, हम ये मशीन उसके ऊपर लगाते हैं, ये वेव्स भेजता है, उस पेशेंट को ठीक करता जाता है। या लास्ट पेशेंट को यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होता है। सो इस मशीन को हम 10 मिनट के लिए यूज़ करते हैं और पेशेंट जो है उसके जहाँ जहाँ ज़ख़म डीप बन चुके होते हैं उन ज़ख़म को हील कर देती है ये मशीन, और उसके बाद फिर हम बाकी अपना इलाज करते हैं। ये मशीन हमारे इलाज में यूज़ होती है स्पेशली, और बड़ी ज़बरदस्त मशीन है फॉर द हीलिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और हमें लेटेस्ट टेक्निक्स का भी बताने का। अल्टीमेटली वही वाली बात है व्यूअर्स के, हमारी कोशिश होती है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दें, सारी आपके पास इक्विपमेंट, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएं, लेकिन अगर आप ख़ुद अपना इलाज नहीं करवाएंगे, देखिए घोड़े को पानी तक लेके जा सकते हैं, ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। हमारी कोशिश ये है कि आप कम से कम तकलीफ़ में जल्द अज जल्द अपना इलाज करवा लें ताकि आप पेन फ्री हों। जिस्म के लिए पेन में होना कोई नॉर्मल और नेचुरल चीज़ नहीं है, और जिस दिन हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे उस दिन हम बहुत मेजर बीमारियों से बच जाएंगे। दर्द नेचुरल चीज़ नहीं है। अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब आपका। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे उर्दू ज़बान की बात करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिला यही रहा है कि जब छोटी थी तो सारा फोकस अंग्रेज़ी सिखाने के ऊपर था, उर्दू पे नहीं था। आज भी यही प्रॉब्लम मैं सोसाइटी में, माशरे में देखती हूँ कि अंग्रेज़ी सिखानी है। ओ भाई, अपनी मादरी ज़बान, अपनी नेशनल लैंग्वेज, अपनी लोकल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब 2 मेरी बड़ी प्यारी सहेलियों ने आज ज्वाइन किया है मुझे सेट पे, और मुझे खुशी इस बात की है कि ये वो दोनों सहेलियाँ हैं जो हमेशा मुझे घूम के कहती हैं, अभी तक तुम रोमन में पढ़ती हो, उर्दू पढ़नी क्यों नहीं सीखती? तो बात यह है कि व्यूअर्स, जो चीज़ बचपन में सिखाई जाती है राइट टाइम पे, राइट तरीके से, वो आपके दिलो दिमाग में उतर जाती है। मैं अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, अनफॉर्चुनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, वैसे तो आई लव माई फैमिली और अल्लाह का बड़ा करम है दैट आई बिलोंग टू द फैमिली दैट आई डू, लेकिन हर फैमिली के साथ उसके कुछ ना कुछ इश्यूज़, कुछ ना कुछ मसाइल, कुछ चीज़ें आते हैं। मुझे याद है जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेन चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर फोकस होता था वो ये होता था कि अंग्रेज़ी, बच्चों को ABC आनी चाहिए, अंग्रेज़ी आनी चाहिए, इडियम्स आने चाहिए, वर्ब्स आने चाहिए अंग्रेज़ी में, उर्दू तो सीख ही जाएंगे। हुआ ये कि तीनों बच्चे, मेरी बहन, मेरे भाई और मैं, मेरी बहन की तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि उर्दू पढ़ लेती हैं सारा कुछ, लेकिन मेरे भाई और मैं नहीं सीख पाए बिकॉज टोटल फोकस अंग्रेज़ी होता था। और उस ज़माने में स्कूल्स में भी उर्दू की क्लास में सिर्फ उर्दू होती थी, बाकी सारी क्लासों में अंग्रेज़ी में ही सिखाया जाता था, इवन इस्लामियात अंग्रेज़ी में थी। सो
मिलते हैं मेरी दो बहुत ही प्यारी सहेलियों से और दो बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ इन देयर ओन राइट। आमिना मुफ्ती हमारे साथ हैं, नॉवलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, फिल्म टीचर हैं, ड्रामा एंड फिल्म राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिना। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो दोस्त? अल्लाह का शुक्र, फाइन। आप कहिए कैसे मिजाज? घूम घुमा के आ गई पूरी दुनिया में, फिर जी। आप कहीं निकली हुई थी? खबरें आप तक खूब पहुंचती हैं। नहीं, क्योंकि मैं आपको साइबर स्टॉक करती हूँ ना, तो ओह, मुझे पता होता है। that's great. एक और मेरी सहेली जिसको स्टॉक करने का मुझे शौक है, लेकिन ये बेचारी टिक के एक जगह ही बैठी रहती है, काम करती रहती है, फोकस पढ़ने करती वाला है। बंदा है, पर पढ़ी लिखी पढ़ा लड़की है लिखा हमारी। डॉक्टर फरजाना रियाज हमारे साथ है, एजुकेशनिस्ट हैं, पोइट हैं, राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आपसे हमेशा इनकी बात करती हूँ, इनके सामने आपको मेंशन किया हुआ, तो मैंने कहा दोनों को जरा एक ही जगह बिठा के जरा उस चीज पे बात करती हूँ जिस पे आप लोग मुझसे गिला करते हैं, उर्दू। हम लोग उर्दू को बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड नहीं लेते आमो डॉक्टर साहिबा। मतलब वो जो कहते हैं ना, अक्सर जो अंग्रेजी के वो उर्दू में भी कहते हैं ओए भाई को इतना हल्का नहीं लेना। तो मेरा कभी कभी दिल चाहता है ये कहने का कि हेलो, उर्दू को, पंजाबी को, सिंधी को इतना हल्का नहीं लेना। ये लैंग्वेजेस हैं, ये हमारी आइडेंटिटी हैं। जी आमना। देखिए, अभी आपने जुगन जो बात कही वो एक वाकई बहुत बड़ा डायलेमा है, और हर घर में जिस तरह नज़रियात होते हैं ना, उस तरह ज़बानों के लिए भी एक नज़रियात होते हैं। मेरे घर में ये नज़रिया था कि उर्दू एक बहुत कीमती असासा है, ये खो जाएगा अगर बच्चों को ना आया। अच्छा, फिर कुछ रिवायात होती हैं। एक रिवायत है कि हमारे यहाँ 4 साल 4 महीने और 4 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी एक उसको कुरान पाक शुरू कराते थे, जो कि बेसिकली रस्मुल ख़त यही उर्दू का है, जिसकी वजह से मुझे उर्दू हरूफ की पहचान हो गई, उस रस्मुल ख़त की पहचान हो गई जो हमारा अरबी, फ़ारसी, उर्दू और शाहमुखी का, पंजाबी का भी रस्मुल ख़त है। अच्छा, एक जो चीज़ आपने जिसकी तरफ ध्यान दिलाया कि बच्चों को अंग्रेज़ी की तरफ वो ज़्यादा चले जाते हैं, ये भी बखूबी समझती हैं। मैंने जिस चीज़ को जब इसको डिसाइफर किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंची कि एक गैप है। हमारे पास लिटरेचर है बड़ों का, बच्चों के रीडर्स हैं क्लास 4 तक, बीच में जो टीन्स के रीडर्स हैं वो मिसिंग है, वो मिसिंग लिंक है। वहाँ से ये जो हमारी इस वक्त पे जो सूरत हाल है, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि वो गैप है। बच्चों के लिए, टीन्स के लिए कहानियाँ, वो चीज़ें नहीं लिखी जा रही जो अंग्रेज़ी में मौजूद हैं, ना उनके तराजुम हो रहे हैं। अच्छा, तो ये इस बड़ी चीज़ की interesting वजह से बात भी आपने आपकी कही मेरी है। जनरेशन अंग्रेज़ी की तरफ मजबूरन हम गए। अच्छा डॉक्टर साहब, यही चीज़ मैंने फील की थी व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हसन ना। मैंने उस वक्त मॉम मैटर्स के नाम से ना ऐसे एक छोटा सा जिस तरह गाइड सी होती है वो लिख लिया अंग्रेज़ी और उर्दू में, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने नोट किया कि लोकली जैसे कि आपके, मेरे, आमना के, हमारे मसले फ़र्क हैं। अगर बाहर की किताब में लिखा है एवोकाडो खाना है आपने हफ्ते में 3 दफ़ा, तो हमारे यहाँ एवोकाडो नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो वो 2-2.5 हज़ार रुपए का है। कहना जो एवोकाडो मिलता है तो ऐसी खर्चा पूरा करना है महीने का या एवोकाडो खाना है। बात यह है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लैंग्वेज में, उर्दू में अवेलेबल ही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग मैटर भी अवेलेबल है और फिर बहुत बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि टीन्स के लिए किताबें नहीं है, प्रेग्नेंट विमेन के लिए जिस तरह व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, डॉक्टर स्पॉक, ये सारी अंग्रेजी में अवेलेबल है, उर्दू में कुछ अवेलेबल नहीं है। ऐसा है जुगन कि जैसे आमना ने भी बात की, जब बच्चा पैदा होने के बाद जब उसका एक पहला मरहला आता है बोलने का, तो उसके जहन पर कुछ नक्श जो हैं वो उसके जहन में उन नक्श को बिठाया जाता है। अब ऐसा है ताकि, और वो नक्श जो हैं मेरा ख्याल है वो हमें अपनी ज़ुबान से शुरू करनी चाहिए। मुझे टोट बटोट के अलावा कुछ नहीं याद ताकि वो आईना जो है वो शफाफ हो जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम आईना शफाफ करने की बजाय पहले अक्स बना लेते हैं। अब वो अक्स जो है वो आगे चलकर मज़ीद धुंधला होता जाता है, फिर हम उसको तलाश करते हैं दूसरी ज़ुबानों में, तहज़ीब में, सकाफ़त में। अब जैसे आपने बात की कि हमारे यहाँ वो उस तरह से वो जो वसाइल दस्तयाब नहीं हैं, सब कुछ दस्तयाब है। हमारे घर में इतना बड़ा ज़ुबान का ज़ख़ीरा है, वो एक ख़ज़ाना है जिसमें जवाहरात और नवादरात मौजूद हैं। लेकिन बात ये है कि हमारे तलबा ये कहते हैं कि हमें ये मालूम नहीं है, कोई लफ्ज़ मुश्किल आ जाता है वो कहते हैं कि ये मालूम, ये क्या है, वो उससे पीछे हट जाते हैं। जबकि वो, मैं ये कहती हूँ कि
कि वो उसमें इल्म का ताल्लुक नहीं है, उसमें ये है कि वो उस लफ्ज़ से अजनबी हैं, देखो वो जान, लफ्ज़ उनके लिए वो- अजनबी है। सॉरी, यहाँ पे एक बात कहूँगी, अब जैसे कि मेरे जैसे बंदे के लिए बड़े बेसिक उर्दू के अल्फाज मुश्किल होते हैं। जी। मैंने अगर अंग्रेज़ी के किसी वर्ड का और वर्ड ढूंढना है तो मैं थसॉरस में डालूंगी अपने गूगल के अंदर और 1 सेकंड में 50 वर्ड्स आ जाएंगे। जी। उर्दू में ये वाली लग्जरी इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि हम अभी तक अपनी AI और अपनी इन चीज़ों को उस लेवल पे नहीं लेके आए। जी, आप अक्रॉस द बिल्कुल। बॉर्डर का अगर देखना जी। चाहें तो आपको हिंदी में 1000 चीज़ें आ जाएंगी। जी, तो वही हमारी कोताही तो है ना इसमें एज जी। पाकिस्तानीज़। देखिए, जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं जुगन, वो किसी भी ज़ुबान में कोई किताब आ जाए तो वो सबसे पहले उस किताब को अपनी ज़ुबान में ज़िंदा करती हैं तर्जुमे के ज़रिए। उसका सबसे पहले तर्जुमा हो जाता है, और कहीं भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं उन्होंने अपनी ज़ुबान को ज़िंदा रखा और उन्होंने उसी में बातचीत की और उसी में तरक्की भी की। मार्किस ने कहा था कि हम दुनिया में कहीं भी जितना मर्ज़ी आगे बढ़ जाएंगे, हम तजर्बात की दुनिया में आगे चले जाएंगे, हम मोबाइल्स में, हम कहीं भी, लेकिन जो एक लफ्ज़ है, जो लिखा हुआ लफ्ज़ है और जो किताब है, उन दोनों का रिश्ता जो है वो दुनिया की कोई तरक्की उनकी जगह नहीं ले सकती। तो इसलिए जो ज़ुबान को मेरा ख़्याल है ज़िंदा रख सकता है वो है किताब। और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप उन लोगों से बात करें जो उर्दू जानते हैं, उर्दू में अच्छे से बात करते हैं, ये आपकी तरबियत का हिस्सा है। और उर्दू बोलने वालों से मिलें और उर्दू में पढ़ने वालों को, उर्दू लिखने वालों को पढ़ें। अब यही बात जो मैं कंप्लेन कर रही थी ना डॉक्टर साहिबा, आई वांट यू टू टेक दिस नाउ आगे। हमारे यहाँ एक चिप ऑन द शोल्डर है कि बच्चों को अंग्रेज़ी बोलनी आनी चाहिए। हम बड़ा खुश होते हैं जब बच्चा अस्सलाम वालेकुम के बजाय हाय हेलो करता है या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कहता है। ओ भाई, अस्सलाम वालेकुम सलामती की दुआ, उससे ज़्यादा किससे बेहतर ग्रीटिंग किसी का क्या हो सकता है। लेकिन हम इसको एक कॉम्प्लेक्स समझते हैं। जी, ये जुगन इसको बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही, मैं इसी को आगे लेके चलूँगी क्योंकि वो ज़रा इल्मी गुफ्तगू कर रही हैं, तो मैं भी इसमें थोड़ा सा उस पे टेम्पो को ये बरकरार देखा ना, रखूंगी। एक पढ़ी लिखी दोस्त जरूरी होती है। बहुत ज़रूरी होती है ताकि मैंने हम इसीलिए जैसी कहा ना कि बातें हमारे करते हैं। ग्रुप के अंदर एक सोबर बंदा जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा पोस्ट कॉलोनियल डायलेमा है कि हम लोग यही समझते हैं, एक तो वही बात कि हमारे मतलब गोरे चले गए, हमारे गले अंग्रेजी का घंटा छोड़ के बजाने के लिए। एंड आई एम सेइंग इट माई सेल्फ, क्योंकि इस एज पे, इस स्टेज पे एक माँ हो, खुद भी एक माँ हूँ, 3 साल की मेरी बेटी है। मैं जब देखती हूँ कि वो उर्दू के वर्ड्स पे अड़ती है तो मुझे अपने ऊपर अफसोस होता है कि ये इसलिए अड़ती है क्योंकि मैं अड़ती हूँ। और मुझे अफसोस ये होता है कि मैं नहीं अड़ती और मेरे बच्चे ना सिर्फ अड़ते रहे बल्कि यहाँ तक अड़े कि अब फिल्म मेकिंग में जो बच्चा बट है बेब, मेरा- दैट्स आल्सो बिकॉज ऑफ द स्कूल्स ना। Schools? यू आर नॉट अलाउड। आपको स्कूल में Problem ही अंग्रेजी है। की क्लास में, आप उर्दू की क्लास के अलावा, डू यू रियलाइज दिस डॉक्टर साहब, ये मेरे साथ अब तो बहुत ज्यादा होता है। जब छोटी होती थी तो हमारा वन ऑफ द फ्यू स्कूल्स थे जिसमें ये होता था, और इस पे बड़ा गिला भी होता था कि भाई इस्लामिया तक की क्लास अंग्रेजी के अंदर है, उर्दू जो है वो इजी उर्दू है, उर्दू भी है, तो स्वात मिट्टी इन्होंने सीखना है, या तो बाहर सेटल होना हो ना तो आपने। ये चीज़ जो है ना, ये जुगन, ये हमारे लिए आगे आके इस वक्त पे मैं अपनी फील्ड से इसको कनेक्ट करके आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे पास जो एक बहुत बड़ा गिला है कि अच्छा कंटेंट कहाँ गया। रीज़न क्या है? जो पढ़ जाता है वो अंग्रेज़ हो जाता है, अंग्रेज़ भी नहीं होता। आपकी कितनी दफ़ा ड्रामों पे मैंने लोगों की बातें सुनी है, एंड आई हैव हर्ड यू गिव एक्सप्लेनेशंस आल्सो। और नॉर्मली भी जब हमारी वन ऑन वन बात होती है, आपने ये कहती यार जे मैं कितना भी इंटरेस्टिंग कंटेंट बना लूँ, एंड में बकवास वही चाहिए सबको। वो चाहिए। लकीर रीज़न के क्या है? फकीर। रीज़न क्या है कि वो जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको उर्दू में नहीं पढ़ना, उन्होंने, क्योंकि उनको उर्दू पढ़नी नहीं आती, उनको Minglish। उर्दू समझ नहीं आती, उन्होंने या तो वो मिंग्लिश देखनी है। अभी आप देखिए कि हमारी जो पाकिस्तान से बन के वेब सीरीज़ वगैरह जा रही हैं, उनका मसला ही ये है कि उसमें जो गुफ्तगू की जा रही है, जो डायलॉग डिलीवरी है, वो आधी से ज़्यादा अंग्रेज़ी में है और उनके स्क्रिप्ट्स भी रोमन में ही होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे वो भी लोग हैं जो नहीं वो पढ़ पाते। अच्छा, फिर वो जो कंटेंट डेवलप हो रहा है वो भी चूँकि इंडिजीनियस कंटेंट नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ की कहानी नहीं पढ़ी हुई, उन्होंने दास्तान अमीर हमज़ा नहीं पढ़ी, उन्होंने अलिफ लैला नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी भी हैं तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ी जिस तरह से हमने सुनी, देखी, पढ़ी। ये एक बहुत बड़ा गैप है। यही बात Gen Z डॉक्टर का साहबा, मैं हमारा। आपसे, आपके लिए आपकी ज़िंदगी में बचपन में कहानियाँ सुनना
और ये दास्तानें सुनना कितना इम्पोर्टेंट था और कितनी आपके लिए सिग्निफिकेंस रखी और आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में कितना फ़र्क पड़ा? देन आई एम ब्रिंगिंग द सेम क्वेश्चन बैक टू यू आमो। जी डॉक्टर। आप देखें कि कहानी का फ़न, कहानी आमना भी लिखती हैं, इसका जितना अच्छा इजहार हमारे उर्दू अदब में हुआ है, मुझे ये कहीं दिखने में नहीं आया। आप देखें जैसे इंतज़ार हुसैन की कहानी ले लें, वो हमें महात्मा, जब हम उन कहानियों के हवाले ढूंढते हैं ना, तो वो हमें महात्मा बुद्ध में भी पहुंचा देते हैं, हमें वो घने जंगलों में भी ले जाते हैं और मंदिरों की घंटियां भी बजवा देते हैं। और फिर मालूम होता है कि जो गार में भी बैठा इंसान है वो ख़ुद को तलाश कर रहा है। इसी तरह से आप देखें कि जुगन, जो कौम, सकाफ़त और ज़ुबान ये लाज़िम व मलज़ूम है। आप देखें कि कौम जो है वो तो हम हैं ही। अब कहानी सिर्फ़ कहानी नहीं है, कहानी ज़ुबान की तर्जुमान है। यहाँ मैं अंग्रेज़ी से नफ़रत की बात नहीं करी, यहाँ आज हम बात कर रहे हैं उर्दू से मोहब्बत की। दूसरी ज़ुबानों का इल्म होना, दूसरी ज़ुबानें जानना, ये आपकी वुसअत, आपके इल्म में इजाफ़ा करती है। वो तो देखें, जस्ट बिकॉज उर्दू इज गुड डजंट मीन अंग्रेजी इज बैड। जी, और जस्ट जी। बिकॉज अंग्रेजी अच्छी है तो उर्दू बुरी नहीं है। अक्सर जी। लोग मुझे ये कहते हैं, हाँ तुम्हारे जैसे लोग जब बात करते हैं उर्दू की, ओ भाई मेरे जैसे लोग ही तो बात करेंगे, जी, क्योंकि मेरे जैसे जी, लोग ही तो कॉम्प्लेक्स के जी, मारे हुए हैं, जी। मेरे जैसे लोग ही तो फैसल अपने फहद मुस्तफ़ा और निदा यासिर और बाकी अपने जो कॉलीग्स हैं उनके सामने एम्बेरस होते हैं, क्योंकि मेरे में वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं है उर्दू डिलीवर करने का जो उनके अंदर है। आप देखिए तो हमारी उर्दू सीखने का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी ना सीखें। जी। अब आप देखें कि हिज्र और वस्ल की कैफियत है, जो कि आप सब सुनते भी हैं, जानते भी हैं। तो हिज्र और वस्ल की कैफियत तो सब पर गुज़रती है, सब शायरों पर गुज़रती है, सब इसका इजहार भी करते हैं। लेकिन जो एक ख़ास, मुझे तो इसका इजहार कहीं और ज़ुबान में नज़र नहीं आया, जिस तरह से हमारे यहाँ वो रंग पेश किया गया, कैसे कि उसमें शायर का एहसास का तनाजुर भी नज़र आता है, उसके तजर्बात के रंग भी नज़र आते हैं और उसमें तहज़ीब का अक्स भी नज़र आता है। तो ये कैफियत तो सब पे गुज़रती है, लेकिन उसको अपनी ज़ुबान में, अपनी उस ज़ुबान के अल्फाज में देखें, मुल्कों की कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है ना। जी, कॉन्टेक्स्ट Context मैटर करता है। आप देखिए मुल्कों की जितने भी ममालिक हैं, सूबों की, किसी भी खित्ते की हदूद हैं, जुग्राफियाई हदूद हैं, लेकिन ज़ुबान की कोई जुग्राफियाई हदूद नहीं है। इसमें वुसअत ही वुसअत है, और जितना वुसअत होगी अल्फाज में, जितनी वोकैबलरी आपकी अच्छी होगी, उतना ही ख्याल वसी हो जाएगा। लेकिन देखिए इतना कंटेंट है, उर्दू का कंटेंट इतना है। अच्छा, उसकी तरफ आने से पहले आपकी ज़िंदगी में ये लोक दास्तानें, हिस्टोरिकल स्टोरीज, इवन टोट बटो, इन सब का क्या आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट रहा इन बिकमिंग अ स्टोरी टेलर? बहुत ज़्यादा। जुगन देखिए, हमारे यहाँ 7 बजे लाइट चली जाती है। एक फार्म था, तो कोई गांव भी नहीं था कि गांव वाले को वो करें, एक छोटा सा फार्म था, वहाँ 7 बजे लाइट चली जाती थी। जनरेटर्स भी 9 बजे बंद कर दिए जाते थे। उसके बाद तारीकी होती थी, आप पढ़ भी नहीं सकते थे। तो हमने सुनी कहानियाँ, अम्मी से भी सुनी, घर में उस ज़माने में बुज़ुर्ग रहा करते थे तो उनसे भी सुनी कहानियाँ, हर ज़बान में सुनी, पंजाबी में भी सुनी, उर्दू में भी सुनी, बड़े बूढ़े थे। फिर वो दौर था जिस वक्त अक्सी मुफ्ती ने लोक वर्षा शुरू किया था। हाँ। तो जब पढ़ना शुरू किया तो ये लोक कहानियाँ छापा करते थे। वो किताबें भी मेरी बहनें मंगवाया करती थी, तो फोकलोर वहाँ से भी बहुत पढ़ा। फिर उस दौर में आपको याद होगा, जब हम लोग छोटे थे तो अलिफ लैला पीटीवी पे बच्चों की फॉर्म में करके, वैसे वो बच्चों की किताब नहीं है लेकिन उसको बच्चों की फॉर्म में करके वो भी दिखाया गया। तो ये सारी बुनियाद में चीज़ें, जिसमें अरबी फ़ारसी लिटरेचर, जिसमें उर्दू लिटरेचर, जिसमें लाइक मेरी वालदा का ताल्लुक़ इन लोगों का बिजनौर से था, तो वो जमुना के दुआबे के भी सारी, जो आप समझ लिए अर्बन लेजेंड्स थे, कहानियाँ थी, वो सारी घुट्टी में पड़ी। आपने सुना, आपके वोकल कॉर्ड्स डेवलप हुए बायलिंगुअल के ट्राइलिंगुअल, पंजाबी में भी सुनी, नीली बार के इलाके की कहानियाँ भी सुनी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो आपको एक रिचनेस अता करती हैं। फिर जब आप लिख रहे होते हैं तो वो कहते हैं ना कि कहानियाँ हाथ बांधे हाजिर होती हैं, बिल्कुल, वो एक कैफियत होती है। और अंग्रेज़ी तो
वही आपकी बात के इंसान सीख ही लेता है, पढ़ ही लेता है। देखिए वही वाली चीज़ है ना कि व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी बीइंग समवन जो अंग्रेज़ी में फ्लुएंट है, कि अंग्रेज़ी ज़रूर सीखें, इसलिए क्योंकि आपको इंटरनेशनली लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। लेकिन एट द सेम टाइम फ्रेंच लोगों को ना भूलें, वो पेरिस में वो सीखते फ्रेंच ज़बान ही हैं। अगर आप फ्रांस में जाके पेरिस में किसी से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करें तो वो आपको फ्रेंच में ही जवाब देते हैं। और ये पूरे यूरोप में और ये पूरे यूरोप में आलम होता है। और अक्सर बंदा कहता है आप भाई सानू नहीं समझ अच्छा, आती। मुझे एक चौथी जबान भी आती है, साइन लैंग्वेज, तो मैं कामयाब हो जाती हूँ क्योंकि वहाँ अंग्रेजी यूरोप में किसी को नहीं आती भाई। सो एंड द पॉइंट इज उन्होंने नहीं बॉदर किया सीखना। तो ये भी नहीं है कि आप नहीं सीख सकते कम्युनिकेट करना अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती। मैं ये कह रही हूँ कि सब कुछ सीख लें, बिल्कुल, लेकिन कम से कम वो तो सीखें जो आपका फर्ज बनता है सीखना, जो है हमारी अपनी लैंग्वेज। उर्दू एक बहुत खूबसूरत ज़बान है, इसके तो मैं कहती हूँ कि शाइस्तगी और एक वो सब चीज़ उसके अंदर, मतलब आप जब उर्दू बोल रहे होते हैं ना तो जैसे आप मोती चुन रहे होते हैं। ये आपको लगता है कुछ लोगों के मुंह से पत्थर बरस रहे होते हैं ना, जैसे कि मेरे जैसे नहीं लोग। नहीं, वो तुम्हारे भी पत्थर नहीं बरसते, तुम बड़ी अच्छी उर्दू बोलती हो। नहीं, बड़े बड़े रोबड़े। अच्छा, लेकिन ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में भी नजर डालनी है। डॉक्टर साहब आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि हम पहले भी एक बार बात कर रहे थे, अच्छे वक्त थे जब लोग बैठते थे, अदब पे बात होती थी। अब पूरी दुनिया में बुक क्लब्स का कॉन्सेप्ट है, बच्चों के भी क्लब्स हैं, वुमेन हैव देयर ओन क्लब्स, देन देयर आर क्लब्स जो कपल्स के हैं, हर किस्म के बुक क्लब्स बन गए हैं। और एक ऐसी ज़बान जिसकी इतनी किताबें और इतनी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके कोई क्लब नहीं बनते। मुझे हैरानगी होती है इस बात पे। तो व्हाई इज देयर नो कॉन्सेप्ट ऑफ बुक क्लब्स एंड महफिलें? अदबी लोग ही अदबी महफिलों में बैठते हैं, बाहर का कोई बंदा नहीं उनके अंदर बैठता है, इसलिए वो सर्कल उतना का उतना ही रह गया। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज तो दिल खुश हो गया भाई, मेरी दोनों प्यारी प्यारी सी सहेलियां आज सेट पे हैं और एक दुश्मन नुमा सहेली किचन में भी मुझे घूरियां मार रही है। की कीता है किचन इच हैं जी, स्प्रिंग रोल्स रेडी कर दिए हैं, साथ में हमने कुछ अनियन रिंग्स भी बना लिए, थोड़े सा पोटैटोज अवेलेबल थे, हमने फ्राइज भी बना लिए। ज़रा अच्छा सा मेन्यू रेडी हो गया है। आपने सोचा बन चाय रही की है तो कमी है बनाते बस। बनाते जी चले जी जाएं। जी, चाय की कमी है, बाकी सब रेडी है। अच्छा, एक बात नोटिस की है आपने शेफ आमना के बुक क्लब्स बाहर बड़ी पॉपुलर चीज़ है, बिल्कुल। और आजकल तो ऑनलाइन बुक क्लब्स भी बड़े पॉपुलर हैं। बीइंग अ बुक लवर, मैं खुद इस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। रीडिंग मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है, मुझे बहुत शौक है और मैं चाहती हूँ कि अब आगे बच्चों को मैं ये उनमें चीज़ डालूँ, उनके अंदर हो। बट वही बात है कि अब एज ए टीनेजर्स या छोटे बच्चे हो गए, समझ ही नहीं आता कि उनको कौन सा कंटेंट दूँ। एक्चुअली हम जब इस एज पे पहुंचते हैं ना, जब टीन्स में पहुंचते हैं, तो डॉक्टर साहबा उस वक्त पे स्वीट वैली हाई आ गया, या इस तरह की अंग्रेजी के विम्पी किड बच्चे पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह मेरा हसन जो है वो विम्पी किड पढ़ रहा है। अब बात ये, उसको मैं बुक्स अगर दूं भी तो क्या दूं, या तो हार्डकोर लिटरेचर है या बिल्कुल ही चूचू बच्चों वाली किताबें हैं। तो डॉक्टर साहब फिर बुक क्लब्स किस तरह बनेंगे? आप देखिए कि बुक क्लब के पीछे, जैसे मैं हमेशा एक सकाफत की बात करती हूँ, तो बुक क्लब के पीछे कैसे ये कॉन्सेप्ट आया? ये तो एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया नाम बन गया बुक क्लब का। लेकिन इससे पीछे अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जाएं, वो तो दास्तान तो बहुत ही एक हमें दूर ज़माने में ले जाएगा। लेकिन अगर आप जुगन फसीले शहर में की जानिब भी अगर नज़र दौड़ाएं, तो उस वक्त में भी देखें तो लोगों के पास जब उस वक्त पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन वो दास्तान की सूरत में, कहानी की सूरत में गुज़रे हुए ज़मानों को डिस्कस करते थे, उन पर बात करते थे। खैर, अब जब किताब भी आई, किताब तो बहुत अरसे से है, देखिए हमारा तो ताल्लुक़ ही इक़रा से है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ पढ़ना है, इसमें बात करनी है, इसमें बोलना है और दूसरों को अपनी बात में शरीक करना है, जो इस लफ्ज़ का बुनियादी कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम और आप देखें कि इसमें सिर्फ इल्हामी किताबें नहीं हैं, इसमें वो किताब भी शामिल है जो ख्वाबों की ताबीर ढूंढती है। तो इसमें हमने दूसरों को जब अपनी बात में शामिल करना है, तो हमें उसमें एक बहुत बड़ा एक तहज़ीब का रचाव नज़र आता है।
हम कोई कहानी देखेंगे, हम कोई किसी लफ्ज़ से आशना होंगे तो कैसे होंगे, हम कहानी सुन लेंगे, लेकिन वो कहानी हमें, जैसे हमारी अपनी ज़ुबान में कहानी होगी, वो कहानी है, वो अफसाना है वो। लेकिन अगर मैं सिर्फ ओवरऑल उर्दू ज़ुबान की बात करूँ, literally gone from baby books, जी। from like Tot Patot to Hi Ranja. Even if you're talking about romantic things, जी, जी। वो भी इतनी severe jump पे गए ना, it's like going from ABC की किताब to Shakespeare, दरमियान तरह निकल जाता है ना बीच दरमियान में। में एक बहुत बड़ा गैप है। आपके जी। तो इल्म में है आली पर क्या गुजरी, मेरा ख्याल है ये 5th स्टैंडर्ड का एक ही नावल है। इसके बाद ऐसे नावल नहीं है जिन जासूसी नावल्स को हम ये समझते हैं जो हमने And I'm sorry, digest इस काबिल नहीं है कि पढ़े जाएंगे। जो उर्दू डाइजेस्ट वगैरह हैं वो बहुत ही उसमें वाहियात और उनको फजूल गुफ्तगू उनको होती है। हम बीच में वहाँ कहीं पुट नहीं कर सकते। 5th क्लास के रीडर के डाइजेस्ट इज बेसिकली थिएटर। जी उसको आप कहीं पे बच्चों की तरबियत में शामिल नहीं कर सकते। चूंकि गैप है इसलिए गैप ट्रैश से फिल हो रहा है। मैं यही बात करना चाह रही थी, गैप है वो ट्रैश से फिल हुआ, वहाँ पे आ गए जासूसी नावल बच्चों के, जो कि कतन इस काबिल नहीं थे कि वो बच्चों को पढ़ाए जाते और उस जनरेशन की तरबियत की जाती। मैंने इस ज़मीन में कदम उठाने की कोशिश की थी। हफीज़ ताहिर साहब जिन्होंने ऐनक वाला जिन बनाया था, क्योंकि ए हमीद साहब का के रीडर्स भी, चाहे वो अफसानवी थे चाहे उसमें अलिफ लैलवी टच था, लेकिन वो अवेलेबल थे। बहरहाल वो आज का बच्चा अंबर नाग मारिया नहीं पढ़ेगा, उसको कुछ और चाहिए। तो उन्होंने एक नावल लिखा भी, मंजिल मंजिल, लेकिन देखिए एक नावल से बात नहीं बनती। और मैंने अभी बुक क्लब का जिक्र हुआ तो मेरा बुक क्लब चल रहा है जो सदीका आपा मरहुमा अदब लतीफ़ की जो एडिटर थी, अदब लतीफ़ के साथ वो शुरू किया था। उस पे हमने बहुत किताबों का भी जिक्र किया और हम यंग रीडर्स को भी मैं लेके आने की कोशिश की। रोमाना हुसैन हैं कराची में जो बच्चों की किताबें जो हैं वो लिखती भी हैं, उसके इलस्ट्रेशंस भी करती हैं। उनके साथ भी इदारा इल्म व आगही के साथ हमने शुरू किया था और कुछ किताबें भी लिखी, कुछ ट्रांसलेट भी की, इलस्ट्रेट भी की। लेकिन वो वाली विंडो जो है वो अभी भी खाली है जहाँ बच्चों का अदीब रोल ढाल क्यों नहीं है हमारे यहाँ भाई? हमारे यहाँ क्यों नहीं है ऐसे अदीब जिनको बच्चे पढ़ के और वो उर्दू ज़बान की तरफ जाएं? अब वो उन देखिए चीज़ों को हैरी सीखें। पॉटर, हर बंदे को पता है हैरी पॉटर किसने लिखे है और हर बंदा उसका फ़ैन है। और आप और बाय द वे वो ट्रांसलेट भी हुई है बहुत सी ज़बानों में। और मार्केट भी है ये भी हमारी आप कहा, अब देख देखिए लो। उम्रो यार निकली ये मूवी, कितना लोग दीवाने हुए उसके पीछे, बिकॉज इट इज आवर स्टोरी। द अदर बिगेस्ट ग्रोसिंग मूवी वाज मौला जाट, व्हाटएवर इट इज, इट्स अ स्टोरी, राइट? एंड स्टोरीज शुड बी टोल्ड, दे शुड फर्स्ट बी रेड। पहले पढ़ें उसके बाद उनको देखें। अब हर चीज़ हम दिखा देते हैं, पढ़ने का मौका ही नहीं आप मिलता। देखें जुगन, जो मुझे अपना ज़माना अगर मैं सोचूं तो जानू मैंने- कल की तो बात है। तो मैं जो बचपन में कहानियाँ सुनती थी, उस वक्त बचपन में तो आपको समझ नहीं होती आप किसको पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमें उस कहानी में कहीं भी तफरीक नज़र नहीं आती थी। उन कहानियों में हमें रावी का बहाव भी दिखता था, हाँ। महसूस होता था, रोही की खुशबू भी आती थी, सहरा की वुसअत भी महसूस होती थी, और जो शिमाली इलाका जाता है उनकी फलक शिगाफ पहाड़ों की रफ़त भी नज़र आती थी। लेकिन आप देखें अब वो सब कहाँ चला गया? वो एकदम एक बहुत ज़्यादा एक, जैसे हम कहते हैं, एक वक्फ़ा आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि शायद जो लिखने वाले हैं वो ये सोचते हैं कि किसी ने किताब तो पढ़नी नहीं पता है। है जान, एक प्रॉब्लम है, आपने जो अभी डिस्क्राइब किया जी वो लिखने में तो 6-8 पेज लग जाएंगे, जी लेकिन सोशल मीडिया पे वो 10 सेकंड की रील है। जी, अटेंशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जी कि बिल्कुल, राइटर बेचारा बिल्कुल। जितनी देर में पूरी चीज डिस्क्राइब करके मुकता है उस वक्त तक 15 मिनट की एक रील कोई चला चुका होता है। सो बात ये है कि बेचारा राइटर लिखे तो किसके लिए लिखे, तो पढ़े ये- भी तो कोई। आप देखें तो आप जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं उन्होंने अपनी किताब को जिंदा किए ओ हुए भाई हैं। आप ये देखें, तो- कोई भी तरक्की याफ्ता इंसान, स्टीव जी, जॉब्स को देख ले, जी, बिल गेट्स को देख ले, ये सारे पढ़ते हैं क्योंकि जी, लीडर्स जी, हमेशा रीडर्स होते हैं। जी, आप कौमें जी, छोड़ दें, इंडिविजुअल्स को अगर देखें, कामयाब इंडिविजुअल वही है जो पढ़ता है और दूसरों को पढ़ने के लिए इनकरेज भी करता है। बिल्कुल। और देखिए जुगन, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो बात कैसे करेंगे? अब देखिए मैं जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे पास सोसाइटी उर्दू मजलिस है, बिल्कुल, हाँ। और मेरी उसमें हमेशा ये कोशिश होती है
कि तालीम के साथ ये जो सोसाइटीज़ हैं ये एक तरबियत का हिस्सा होती हैं, ताकि तालीम के साथ तरबियत का जो एक लफ्ज़ हम कहीं खो गए हैं, कोई भूल गए हैं, वो सब हमारे साथ ये चलता रहे। तो ये सोसाइटीज़ का मतलब ये है कि जैसे बुक क्लब हो जाए, जैसे आमना इस पे बात कर रही थी, और यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सोसाइटीज़ हैं, कॉलेजेस में बहुत सोसाइटी है, एक स्कूल में है, वहाँ पर भी सोसाइटी है। हमने इस बात का इंतखाब करना है, हम ये नहीं देखें कि कहाँ किस में क्या काम हो रहा है, हमने ये देखना है कि जो हमारे बच्चे के लिए या वो बच्चा अपने लिए महसूस करे कि मेरी तरबियत के लिए इसमें ये मुझे मौक़े मिलेंगे और मेरी शख्सियत में निखार आएगा। अब वो तरबियत में क्या हो सकता है, वो तरबियत में बात करने का, बोलने का अदब ये भी हो सकता है। उसमें आपको किसी बाहर जाकर या किसी और ज़ुबान से भी मुतारिफ़ करवाया जा सकता है, लेकिन पहले आप अपनी ज़ुबान से पूरी तरह से आशनाई नहीं रखेंगे जब तक आप आगे किसी और ज़ुबान से कैसे मुतारिफ़ होंगे। मैं उस दिन ना कुछ एथलीट से बात कर रही थी, हमारे लोकल एथलीट से। मैं कहा पुत्र, ना तुमसे उर्दू में बात की जा रही है, ना तुमसे अंग्रेज़ी में बात की जा रही है, टुट्टी भज्जी तुम पंजाबी बोल रहे हो, तुम बोलते कौन सी ज़बान हो? तो कहता है आप ही जी जिन्नी को आंदी है उन्नी बोल लेंदे ने। अब जब ये यंग लोग हमें जाके रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान से बाहर, जी देखें उनकी गलती नहीं है, उनको वो अपने train क्राफ्ट और नहीं किया अपने स्किल में जाता। तो बहुत अच्छे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अगर वो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है, मेल या फीमेल, तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी वो तो अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन एक अपनी पर्सनल रिप्रेजेंटेशन भी तो होती है ना। आपने अपना एक फेस दुनिया को दिखाना होता है, जी वो फेस आप कैसे दिखाएंगे अगर आप किसी भी, देखिए कम्युनिकेशन का बेसिक तरीका लैंग्वेज है, जी और अपनी लैंग्वेज कौन सी है ये भी तो समझना जरूरी है और ना। बच्चों को हमने गूंगा कैसे किया कि माँ जो भी ज़बान बोलती थी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, माँ पंजाबी बोलती थी, उसका कॉन्फिडेंस शेक कर दिया गया कि नहीं, स्कूल में जो ज़बान सिखाएंगे भाई माँ को पंजाबी ही सिखाने दो, जो माँ सिखा पता सकती है है। बच्चे पहले पंजाबी भी जानते थे, उर्दू भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, 3-4 ज़बानें बच्चों को आती थी। अब बच्चा मुश्किल से वो ज़बान बोल सकता है जो उसने बहुत सुनी होती है, और यूजुअली अब वो स्कूल्स में अंग्रेजी होती है, और वो भी नहीं बोल सकता वैसे। और यार, sorry to I'm say sorry, कि लेकिन घर पे अंग्रेजी तो में उर्दू भी- बोलो यार। हाँ, अंग्रेजी में भी हमारे बच्चे चंद एक को छोड़ के जो नेचुरली हैं, मैं देखती हूँ उनका कोई एक्सप्रेशन रह नहीं गया बच्चों का। यानी जेन ज़ी की बात कर रही हूँ, घर जाऊँगी पिटूंगी, मेरे अपने बच्चे भी दोनों उस जनरेशन से अगर देख रहे होंगे तो वो बात जब करते हैं तो उनकी बात मुझे समझ ही नहीं आती है कि क्या कर रहे हैं ये। अच्छा, लैंग्वेज का भी बेड़ा गर्क कर दिया है, वर्ड्स भी खराब कर दिए। वर्ड्स खराब कर दिए, मतलब वो कहेंगे सोच है आपकी, सोच क्यों है हमारी, क्या मतलब है इस बात का, मुझे उनके मुहावरे नहीं हाँ समझ में हाँ, बाय द वे ये एक बड़ा फेवरेट मुहावरा है सबका व्यूअर्स के, सोच है आपकी। और ठीक हो गया भाई क्या ठीक हो गया? सोच है मेरी, सेंटेंस तो मुकम्मल करो भाई। खैर, इन कंक्लूजन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे आप लोग? बिकॉज देखो, बच्चों को हम जितने भी लेक्चर दे दें, को माँ बाप ही अगर कोई चेंजेस ला सकते हैं तो ला सकते हैं, स्पेशली फॉर यंग मदर्स जिनकी अभी अभी गोद में बच्चे आए हैं या उनके बच्चे छोटे हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे बात शुरू करेंगे, आप पे कंक्लूड करेंगे। आमना जी। मैं ये कहती हूँ कि जैसे माँ की गोद जो है वो एक तरबियत गाह है, वो बच्चे के जहन पर उसी ज़ुबान के नक्श जिसमें वो बात का, चाहे वो पंजाबी हो, सिंधी हो, सराइकी हो, उर्दू हो, पश्तो हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक उसकी उम्र, जब तक वो उस ज़ुबान को अच्छी तरह से समझ ना ले, जब तक वो कहीं और उसको आईना ना दिखाए, उसके आईने। अब जब वो अपनी ज़ुबान में महारत हासिल कर लेगा तो इसके बाद उसके जहन में किसी भी ज़ुबान का लफ्ज़ डाला जाएगा, कोई भी लफ्ज़ सिखाया जाएगा, वो आसानी से सीख लेगा, उसको मुश्किल नहीं होगी। दूसरी बात जुगन मैं ये कहूँगी कि आप अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखेंगे तो आपकी ज़ुबान भी ज़िंदा रहेगी, और सकाफ़त का इज़हार आपके घर से होता है। बाहर तो ठीक है, दुनिया है, तरक्की कर रही है, आपको बाहर बहुत सी और बातें भी नज़र आती हैं, बच्चा बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, लेकिन जो एक मुतासिर कुन उसका जहन, जो जहन में वो उसके नक्श बनते हैं, वो घर से बनते हैं। तो अल्टीमेटली वही वाली चीज़ है ना, अपने रूट्स को सीधा कर लो, बाकी सब सेट हो जाएगा।
जी, मैं ये समझती हूँ जुगन के पेरेंट्स आजकल इस वक्त जो माएँ हैं वो बहुत विजिलेंट है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती कि इनको उर्दू ना आए या पंजाबी ना आए या अंग्रेज़ी ना आए। अंग्रेज़ी पे फोकस स्कूलों का है, माएँ बच्चों को उर्दू सिखाती हैं, लेकिन एक जो चीज़ मिस हो जाती है, जो मुझसे मिस हो गई, उर्दू बोल लेते हैं बच्चे, जो आप भी बात करती हैं, उर्दू पढ़ना और लिखना, क्योंकि उर्दू रस्मुल ख़त में ख़ासियत ये है कि अल्फाज को मिला के उनकी शक्लें बन जाती। बिल्कुल, और उसके लिए मैं कहूँगी, मशवरा दूँगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ उसका नुकसान उठाया। आप इधर उधर कहीं तलाश ना करें, सिंपल जो नूरानी कायदा है ना, उसके अंदर ये लिखा हुआ है तरकीब के अल्फाज की बड़ी शक्लें और छोटी शक्लें क्या हैं। सिर्फ बच्चों को ये सिखा दें, अल्फाज जोड़ने सिखा दें। ज़बान मौजूद है, हम बोली के तौर पे मौजूद है, हम बोल रहे हैं। उर्दू चारों तरफ है, गली बाज़ारों में हर तरफ है, पंजाबी भी है। आपको उस रस्मुल ख़त की पहचान करा दीजिए पहले 3-4 बरस में, जब वो पढ़ रहे हैं क्लास 4th 5th तक। जब बच्चे आपके उर्दू रवानी से लिखने लगेंगे तो समझ लीजिए कि वो अरबी, फ़ारसी, पंजाबी 4 ज़बानें उनके हाथ आ जाएंगी, और आपका बच्चा बहुत आसानी होती है आगे जॉब में। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जो बच्चे कम्युनिकेट कर सकते हैं ना दूसरी ज़बानों में, और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम बात है कि हम उर्दू, पंजाबी, अरबी, फ़ारसी हम समझ लेते हैं। जी, जब हम समझ लेते हैं, हम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमारे लिए avenues बहुत ज़्यादा खुल CV जाते बहुत हैं। खुल जाता है आपका। और एक वो आदमी जो सिर्फ अंग्रेज़ी या कोई एक ज़बान सिर्फ बोल सकता है, हम उससे बहुत आगे चले जाते हैं। Thank you so much for joining us. Absolute pleasure. Viewers, Dr. Farzana Riaz and Amna Mufti, two brilliant writers in their own right. अल्लाह ने ज़िंदगी दे, सेहत दे। और viewers, again, ये वो वाहिद फील्ड है जिसमें मर्द, औरत, हम सारे कॉलीग्स मिल के बैठ के कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स में भी कंपटीशन आ जाता है, एक्टर्स में आ जाता है, लेकिन राइटर्स की तो एक ही ख्वाहिश है कि ज़बान, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, सराइकी हो, पढ़ी जाए, लिखी जाए, समझी जाए और मज़ीद उसका एक्सपेंस बढ़े। तो इस नोट पे कि अल्लाह करे कि हम इस कॉम्प्लेक्स से निकल आएँ कि अंग्रेज़ी होना और बर्गर होना बड़ा ज़रूरी है। एक ऐसा बंदा जिससे सारी ज़िंदगी इसकी वजह से सफ़र किया है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी चीज़ को, अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को जिस दिन हम ओन करना शुरू करेंगे ना, उस दिन कामयाबी 100% हमारे कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू सो मच आमना, लॉट्स ऑफ आमनाज, वन मुफ्ती बट 2 आमनाज। और इसी नोट पे आज के शो को क्लोज़ करेंगे। व्यूअर्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।